गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नया दिन में खुशामदीद। मैं हूं महक असलम और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपका कल का दिन जितना अच्छा गुजरा था आज भी उतना ही अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी बातें जी आज शेयर करने के लिए। कुछ दिल भी टूटा, रात में जाग के मैच देख रहा था लेकिन थोड़ा अफसोस भी हुआ कि इतना हमने टारगेट भी दिया लेकिन उसके बावजूद। खैर इस पे आगे चल के हम सारा बात करेंगे। जिन लोगों ने रात को लगाया ना वक्त मैच देखने में, वो बाद में पछता रहे थे कि यार ये वक्त कहीं और ही लगा देते हैं, इसलिए मैंने मैच नहीं देखा। बाद में मैंने अपडेट कर ली। ये आसान तरीका, आप मैच ना देखें, आप बाद में पता कर लेंगे क्या हाइलाइट्स देख लें। आप सुन लें किसी से, मैच लवर से पूछ लें कि हुआ क्या है। तो ये हम आगे चल के ज़रूर डिस्कस करेंगे कि मैच में कहाँ कहाँ खामियां कोताहियां देखी गई। लेकिन पहले बात होगी मजदूर की, क्योंकि सिंध में मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये माहाना हो गई है, जबकि वज़ीर आला कह रहे हैं कि अगर कम से कम तनख्वाह 30,000 रुपये भी करनी पड़ी तो करेंगे। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत भी कम आमदनी वाले अफराद को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। बड़ी अच्छी बात है वैसे तो। आजकल मुझे लगता है मुल्क में हर किसी की आमदनी यही कम, क्योंकि वो कहते हैं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हर घर में अब चलती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में मोटरसाइकिल और रक्शे वालों को सस्ता पेट्रोल देने की तजवीज़ पर गौर किया गया है। अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, आया इस पे अमल होता है या फिर ये है कि ये ऊँट के मुंह में जीरा तो नहीं। अब कुछ बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। यहाँ तो सियासी मौसम बहुत ही खराब से कल तो ऐसे गरज बरस रहा था ना यहाँ का बहुत ज़्यादा। वज़ीर आला की तब्दीली के लिए कोशिशें तेज़ हो गई है। बलूचिस्तान असम्बली में जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और राय शुमारी 25 अक्टूबर को होगी। जाम मुखालिफ और अपोजिशन अरकान को लापता करने का इल्ज़ाम लगाते हुए असम्बली में धरना भी दिया। नाराज अरकान ने पार्टी लीडर की तब्दीली के लिए स्पीकर को दरख्वास्त भी जमा करा दी। 12 अरकान की हिमायत से ज़हूर बरेदी को नया पार्लिमानी लीडर नामजद किया गया। वज़ीर आला जाम कमाल डट गए। वो बोल रहे हैं कि असम्बली में जो शिकस्त है वो कबूल नहीं है, मगर कबूल है लेकिन मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, यानी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे लेकिन वैसे मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा ये बात होती है ना, आप खेल के मैदान छोड़ें फैसल तो मज़ा आता है। आप वैसे ही कह देना कि मैंने नहीं खेलना तो वाकई बाद में कभी ना कभी गिल्ट फील ज़रूर होता है कि शायद मैं खेल लेता। वो बहुत मुश्किल और टफ गेम हो रहा है ना ये असल में, इसलिए तो थोड़े क्रिकेट से इंस्पायर हो गए कि खेल के छोड़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कोरोना नाउ। और बहुत अच्छी बात है कि जो चौथी लहर थी, द फोर्थ वेव, उसके वार कम होने लगे हैं। और अगर थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स से पहले हम अगर ये बात कर सकें कि जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इंतज़ामिया और पाकिस्तान के अवाम ने इस कोविड से नबरदाज़मा होकर दुनिया को ये बताया है कि ना सिर्फ हम किसी वबा से निमट सकते हैं बल्कि हम अपने मामूल के जो काम है उसको भी जारी रख सकते हैं। दैट्स वंडरफुल। हमने देखा था महक कि जब ये शुरू हुआ था उस वक्त बड़े बड़े जो ममालिक थे यूरोपियन, द पावर हाउसेस, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी वो क्रैश हुई। जिनका हेल्थ सिस्टम कहते हैं दुनिया में बेहतरीन था, वो कोलैप्स कर गया। उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। इसके साथ साथ जो उनके यहाँ जो मामलात थे वो हमने देखा कि कितने ज़्यादा उनके हॉस्पिटल के निज़ाम थे बिल्कुल कोलैप्स करते गए। बट ऑन दी अदर हैंड कि जिसे हमें कहा जाता है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। गो के बारहा हमें ये बताना पड़ा यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से और हर प्लेटफॉर्म से हमें ये बताना पड़ा कि जी आप ख्याल रख लें। शुरू में ऑब्वियसली कोई रिलेक्टेंसी हमें देखने में आई, बट नाउ थिंग्स आर गेटिंग वेरी गुड। और फैसल इसमें ज़्यादा क्रेडिट हमारी आवाम को भी जाता है जो कैमरे के उस पार हमें बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा बड़े बड़े ममालिक में आवाम ने एक नहीं सुनी। जिन्हें हम कहते हैं कि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग ये कहने पे मजबूर हमें नजर आए कि जी कोविड तो कुछ नहीं है, अब घरों से बाहर निकलना है, पाबंदियाँ हटा दी जाएँ। हमें एहतजाज हुआ, वाशिंगटन की सूरत हाल याद है, हमें लॉस एंजल्स की सूरत हाल याद है जब लोग एहतजाज के लिए, लंदन की सूरत हाल कि जब एहतजाज के लिए सड़कों पर थे और बस कह रहे थे कि बस अब पाबंदियाँ ख़त्म की जाए। हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो स्टेप्स ले रही है वो उनकी बेहतरी के लिए है। और ये बेहतरी सोचते सोचते जो चौथी लहर है ना, हमने उसका मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से किया। गो के शुरू में हमें थोड़ी मुश्किल हुई और इसलिए मुझे याद है कि आज से 4 हफ्ते पहले 5 हफ्ते पहले हम कह रहे थे कि जी रेट जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है, 5, 4, और आहिस्ता आहिस्ता वो काउंटडाउन की तरह नीचे आता है गया, 5, 4, 3, 2। और अब जो पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो 1.14% पर आ गई है। तो हैट्स ऑफ
सबको आप लोग गए, आप लोगों ने वैक्सीन लगाई, आप लोगों ने मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया। बेशक आपने भी किरदार अदा किया, तो ये तो एक अच्छी बात हो गई। लेकिन एक और दूसरी वबा है, अब उसके खिलाफ भी लड़ना है, अब उसके खिलाफ भी डटना है। आपने थोड़ी सी हिम्मत और दिखानी। एक नन्हा सा मच्छर है जो कि जुल्म ढाने पर लगा हुआ है। लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासिर है। डेंगू के मजीद 332 मरीज सामने आए हैं और अगर खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 69 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है। अटक में मरीजों की तादाद 78 हो गई है। अस्पताल भरने लगे हैं, बेड्स कम पड़ गए हैं। सिंध का दूसरा बड़ा शहर अगर हैदराबाद की बात की जाए तो एक और मरीज दम तोड़ गया है। हम सबको पता है कि सितंबर का लास्ट, अक्टूबर और नवंबर जो है ये डेंगू के महीने होते हैं, तो हमने एहतियात करनी है। मगरिब के वक्त जब शाम होती है तब हमने बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलना। सुबह जब सूरज तुलू होता है तब बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलना। पानी घरों में नहीं भर के रखना। फुल स्लीव्स हमने पहननी है। इसके अलावा एहतियात करनी है कि जब हम बाहर जाएं, वैसे तो बिला ज़रूरत शाम को बाहर ना निकलें, लेकिन अगर बाहर जा रहे हैं तो पूरी एहतियात के साथ बाहर जाएं। चलिए एक और एहतियात की ज़रूरत है आगे चल के भी, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम बहुत ज़्यादा दिल लगा लेते हैं क्रिकेट से। गो के कल बड़े दिल टूटे और इसलिए बिकॉज पाकिस्तान ने पहले वार्म अप में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी बॉलिंग और बैटिंग, सॉरी फॉर द फंबल, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग में बहुत अच्छा कदरे बेहतर परफॉर्मेंस थी। वेस्ट इंडीज़ को बांध के रख दिया था। जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल रात वार्म अप शुरू हो रहा था तो उसमें भी हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी। ख़ास तौर पे आसिफ अली का बल्ला बिलाखिर चल गया और इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा एतराज़ है कि उन्होंने कोई 100 रन तो 50 रन तो नहीं कर दिए थे। 25 रन करने के बाद उन्होंने बोला चलो जी मैं जाता हूँ, दूसरे को मौका दे। बट स्टिल उन्होंने जो IPL के सबसे बड़े बॉलर थे नौकिया, उसको एक ओवर में इन्होंने जिसको ना चर्न कर दिया रन्स के लिए, एंड इट वाज वेरी गुड। बट देन हुआ ये कि जिसके हवाले से हम सबसे ज़्यादा फेयर कर रहे हैं और वो है हमारी बॉलिंग, और वही हुआ, एब्सोल्युटली वही हुआ। हम 180 प्लस का टारगेट जो है, इनफैक्ट जो है हमारा 187 का टारगेट, उसको हम डिफेंड करने में नाकाम रहे। स्लो विकेट पे अगर हम 187 नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं। इसीलिए शायद ये वार्म अप मैचेस इसीलिए होते हैं महक कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाए। तो बैटिंग में शुरू हुआ जब और रिजवान अगेन इतना अच्छा नहीं कर सके। बाबर ऑब्वियसली हर मैच में नहीं चलेंगे तो कल वो नहीं चल पाए। बट फ़खर जमान इज़ लुकिंग इन अ वेरी वेरी गुड निक। अ पर्पल पैच उन्होंने हिट किया हुआ है। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में भी तगड़े शॉट लगाए। कल भी उन्होंने 52 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और प्रोफेसर हफीज़ दूसरे मैच में भी अच्छा ज़्यादा नहीं कर सके। फिर ऑनस आया जी आसिफ अली पे और शोएब मलिक पे। शोएब मलिक ने इनिंग्स को एंकर किया थोड़ा सा, बिकॉज एक वक्त में लग नहीं रहा था, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान 160 तक पहुंच पाएगा। बट हैट्स ऑफ टू द बैट्समैन। लेट ऑर्डर में हमने देखा आसिफ अली ने अच्छा खेला और 32 रन उन्होंने बनाए। शोएब मलिक उनके साथ इनिंग्स को एंकर करते रहे। हसन अली ने एक बड़ा हेफ्टी सा ब्लो लगाया जी और बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा था, लेकिन क्या हमें पता था कि उस एक छक्के की कीमत आखिरी ओवर में इतनी ज़्यादा हमें भरनी पड़ेगी कि 19 रन्स भी जो है वो हसन अली से नहीं हो सके डिफेंड। जब हमारी बॉलिंग का आगाज़ हुआ, बॉलिंग का आगाज़ बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। शुरू में ही 2 खिलाड़ी आउट कर दिए जिसमें रज़ा हेंड्रिक्स थे और क्विंटन डिकॉक जो कि बड़े फॉर्मिडेबल ओपनर हैं साउथ अफ्रीका के। उन दोनों को हमने उड़ा के रख दिया और दोनों को इमाद वसीम ने आउट किया। बट देन व्हाट हैपेंड इन द मिडल ओवर्स, जहाँ पे हमने ग्रिप करना था साउथ अफ्रीका को, गेम हमारे हाथ से निकलता चला गया। एक तो कप्तान टिम्बा बावूमा वो आए, लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए वैन डर डसन की, उन्होंने तो सेंचुरी लगा दी और वही सेंचुरी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के इस वार्म अप मैच में डिसाइसिव साबित हुई। आखिरी ओवर में आखिरी ओवर में मैच था हाथ में, 19 रन T20 में थोड़े नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, लेकिन हसन अली इसको डिफेंड नहीं कर पाए। तो खैर इतना घबराने की बात नहीं, बिकॉज वार्म अप मैचेस होते ही इसीलिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान सकें, जान सकें। तो होपफुली पाकिस्तान अब जो अपने बड़े मार्के के लिए जा रहा है तो अपने इन दोनों वार्म अप मैचेस से उसने ज़रूर सीखा होगा। हम पाकिस्तान इंडिया के इस टाकरे पे आगे चल के भी बात करेंगे शो में, बट अभी
दीगर चीज़ें आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मुल्क की मईशत की। हमने देखा कि जो हमारी मुआशी पॉलिसीज़ हैं, बारहा जब भी खान साहब किसी भी प्लेटफॉर्म पर करते थे तो इन पॉलिसीज़ को बड़ा सराहा जाता था, कि कहा जाता था कि कोविड में जो है पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बड़ी बेहतर रही हैं। क्योंकि पॉलिसीज़ हमारी एक तरफ, लेकिन कुछ अरसे में हमारे मुआशी हालात बेहतर नज़र नहीं आ रहे। महंगाई और बेरोज़गारी दो चीज़ें, ज़ाहिर है महंगाई होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो वो बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी ला रही है, मईशत में बेहतरी के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अवामी आराह जो है वो बदल नहीं रही। गुज़श्ता 3 माह के दौरान अवाम में ये तासुर पाया जा रहा है कि शायद मईशत जो हमारी है वो दुरुस्त समत में नहीं है। और पल्स कंसल्टेंट की छमाही सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुआशी पॉलिसीज़ पर भरोसा ना करने वालों में अब इजाफा होता जा रहा है। रवां साल जुलाई में 38% को और अब 57% पाकिस्तानियों को हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर एतबार नहीं है। ये सर्वे रिपोर्ट जो है ये बताती है कि गुज़श्ता 3 माह में हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ पर एतबार ना करने वालों में 19% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त ना समझने वालों की मजमूई तादाद 75% हो गई है। तो ये जो सर्वे है, इस सर्वे से मुतालिक अदाद शुमार समझने के लिए हमने राबता किया है। CEO पल्स कंसल्टेंट काशिफ हफीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये जो सर्वे हुआ है इससे मुतालिक मैं जानना चाहूँगी कि ये जो सर्वे है इससे मुतालिक बताएगा कि किस सूबे में किस तरह से ये सर्वे मुनक्किद किया गया, कितने लोगों को शामिल किया गया, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग थे जिनसे सवालात पूछे गए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बुनियादी तौर पे ये एक सर्वे है जिसे हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस एवल्यूएशन सर्वे कहते हैं। ये एक ट्रैकिंग रिसर्च है जो कि हमने मौजूदा गवर्नमेंट के 100 डेज़ कंप्लीट होने से हमने स्टार्ट की थी, यानी 2018 अक्टूबर नवंबर के अंदर हमने सबसे पहली वेव की थी। उसके बाद हम हर 3 महीने के बाद इसकी एक वेव करते हैं। इसका तरीक़ाकार एक कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हैं जिसके ज़रिए हम एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में हम कॉल्स करते हैं। इस सर्वे के अंदर बुनियादी तौर पे हम पल्स कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को 4 सूबों में नहीं बल्कि कोई 15 से 16 कल्चरल बेल्ट्स में तकसीम करते हैं। और इन कल्चरल बेल्ट्स का पाकिस्तान के अंदर अपनी अपनी पॉपुलेशन का रेशो है। तो हमारे सैंपल में भी उसी पॉपुलेशन रेशो के मुताबिक इन तमाम शहरों के अर्बन और रूरल मर्द औरत ख़वातीन को जो है वो हम करते हैं। इसका एक तरीक़ाकार ये होता है कि हम 18 साल या 16 साल से ऊपर के लोगों को हम इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर टेलीफोन कॉल्स कर रहे होते हैं और हर जगह जो भी पॉपुलेशन होती है पॉपुलेशन के रेशो के मुताबिक कर रहे हैं। तकरीबन कोई 60 से ज़्यादा शहरों के अंदर हम राब्ते करते हैं लोगों से। यानी इवन आप समझ लें कि हम कराची से लेके गवादर, बलूचिस्तान और चित्राल तक के लोगों से हमारे राब्ते होते हैं। हम उनसे बात करते हैं और उसके मुताबिक फिर ये सर्वे एक स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हम इसे कवर करते हैं। इसके अंदर जैसे हमारे कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस आप कहते हैं तो सिर्फ 2.20 है इसका मार्जिन ऑफ एरर। यानी ये पाकिस्तान के जुमला अफराद का एक रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है। मतलब सौका सवाल ये होता है कि भाई 1800 लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। जब सैम्पलिंग तो हमेशा एक प्रोसीजर होता है जिसमें कुछ ही लोगों से इंटरव्यू किया जाता है और फिर उसे प्रोजेक्ट किया जाता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे। लेकिन देखा ये जाता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के रेशोज़ को आपने किस तरह से लिया है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की आबादी का 50% प्लस जो है वो पंजाब है तो हमारे सैंपल के अंदर ही पंजाब 50% ही होना चाहिए। या अगर KP 17% है तो हमारे पास भी उतना ही होना चाहिए। या सिंध 23% है तो 22-21% की बुनियाद पे होना चाहिए। तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्वे किया और ये जो है क्योंकि हम ट्रैकिंग रिसर्च करते हैं तो इसके अंदर जो भी हालात होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर, यानी कि हर 3 महीने के बाद हम कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल प्री पोस्ट बजट के अगर हम सर्वे कर रहे होते हैं तो उसके बिल्कुल अलग इम्पैक्ट आते हैं। साल के शुरू में लोग बड़े पुरुमीद होते हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं। इस वक्त यानी कि पिछले जो हमारा क्वार्टर था उसके अंदर गवर्नमेंट के लिहाज से बहुत पॉजिटिव नंबर्स थे, प्लस माइनस एवरीथिंग वाज गोइंग पॉजिटिव टुवर्ड्स गवर्नमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा शायद वो महंगाई और बाकी चीज़ों ने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को काफ़ी इफेक्ट किया। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऑब्वियसली हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी है वो या तो ख़तः ग़ुरबत से नीचे है या फिर वो जो मिडिल क्लास है उससे बिलोंग करती है। अब ये जितने भी प्राइसेस बढ़ती हैं, हाँ वो पेट्रोल हो या फिर खाने पीने की अशिया पे हो या दीगर चीज़ें, उसमें जाहिर सी बात है यही वाला तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। तो
हुकूमत बार बार ये समझाने की कोशिश करती है कि जी देखिए, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप बाकी दुनिया में देखिए, बल्कि इसी खित्ते में देख लीजिए, इस खित्ते के बाकी ममालिक देख लीजिए, तो हम अभी भी बहुत कम पे हैं। अगर खाने पीने की अशिया बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली उनका लिंक जोड़ते हैं जी कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उनके भी प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन ये चीज़, ये बयानिया, ये रीज़न, ये लॉजिक 75% आवाम के या तो समझ में नहीं आ रही, या फिर वो इसको समझने से इनकारी हैं और उनके नज़दीक ये बयानिया कोई बयानिया ही नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बुनियादी तौर पे समझना ही चाहिए कि जब महंगाई होती है तो हर सोशो इकनॉमिक क्लास इस पर हिट होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो अपर सोशो इकनॉमिक क्लास है उसको वो फीलिंग नहीं मिलती है। देखिए, एक बहुत ही अपर सोशो इकनॉमिक क्लास है, जैसे वो आप कहें कि 2% बुर्जुआ तबका। मैं एक जगह मुलाकात ऐसे लोगों से हुई है जिन्होंने वाकई ये सवाल मुझसे पूछा कि क्या पाकिस्तान में महंगाई हो गई है। शी वॉज बिलियनर और जो भी था उनका, लेकिन ये कि उनको अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन उससे आप ज़रा सा नीचे आइए तो ज़रा सा एक बेहतर सोशो इकनॉमिक क्लास का आदमी जो कि अगर लाख, सवा लाख, 1.5 लाख भी कमा रहा है तो इफ़ेक्ट उसको भी हो रहा है उसी तरीके से जिस तरीके से गरीब आदमी को हो रहा है। गरीब आदमी की अपनी ज़रूरियात है, जो अमीर आदमी होता है, जिसे कहेंगे ज़्यादा बेहतर आमदनी वाला होता है, उसकी अपनी ज़रूरियात होती हैं। गवर्नमेंट का ये नैरेटिव जो है वो कि दुनिया भर के अंदर कोई चीज़ हो रही है और पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, इसकी कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी कोई ना कोई चीज़ होगी। लेकिन जब अगर मेरे जैसे आप कहें कि इसी सर्वे के अंदर हमने एक जगह सवाल पूछा था कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो पहले के मुकाबले में जो है वो कम हो गए या ज़्यादा हो गए, या आपकी जो, बल्कि सवाल हमारा ये था कि आमदनी के लिहाज से कि आपके एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं। तो इस सवाल के अंदर भी जो है वो अपर सोशो इकनॉमिक क्लास के लोग भी इफेक्टेड नज़र आए हमें, जितने लोअर सोशो इकनॉमिक क्लास के। यकीनन लोअर सोशो इकनॉमिक क्लास के लोग ज़्यादा हमें इफेक्टेड नज़र आए थे, लेकिन अपर सोशो इकनॉमिक क्लास के लोग भी हमें उतने ही नज़र आए जितने जो है वो लोअर सोशो इकनॉमिक मतलब लोअर सोशो इकनॉमिक क्लास के लोग भी इफेक्टेड नज़र आए और अपर सोशो इकनॉमिक क्लास के लोग भी नज़र आए। अब ये वाला नैरेटिव के इंटरनेशनल क्या हो रहा है, लोग तो सारी बात अपनी ज़रूरियात को देखते हैं। अगर घी महंगा हो रहा है, अगर आटा महंगा हो रहा है, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही, तो उसकी बुनियाद के ऊपर, जैसे इसी के अंदर हमने एक सवाल पूछा कुछ लोगों से कि आपके ख्याल में कि आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं या नहीं होते, तो तकरीबन 32% लोगों ने कहा कि अखराजात पूरे हो जाते हैं और 68% लोगों ने कहा अखराजात पूरे नहीं होते। अच्छा, वो जो 32% जिनके कहते हैं कि अखराजात पूरे हो जाते हैं, तो हमारा उनसे अगला सवाल था कि आपके पास पैसों की कोई बचत हो जाती है या पैसों की बचत नहीं होती। तो उसमें से 69 ऑलमोस्ट 70% लोगों ने कहा कि उनके पास पैसों की बचत नहीं होती। अच्छा, वो 68% लोग जिन्होंने कहा था कि उनकी अपनी आमदनी में अखराजात पूरे नहीं होते, तो अखराजात पूरे करने के लिए वो क्या करते हैं? तो 3 चीज़ों में से कोई एक काम कर रहे होंगे, या तो वो कोई पैसे कर्जे के तौर पे महीने के आखिर में ले रहे होंगे, या वो कोई पार्ट टाइम काम कर रहे होंगे, या अपने अखराजात उन्होंने कम कर दिए होंगे, या चीज़ों की ख़रीदारी कम कर दी होगी। तो हमारे पास कुछ 30% लोग हैं जो कि हर महीने कर्जा लेना पड़ता है, जिनको कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात अगले महीने उतारना पड़ता है, और फिर वो एक कर्जे के किसी साइकिल के अंदर चले जाते हैं। एक जगह कर्जा लेते हैं और फिर वो ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जब एक दफ़ा बंदा साइकिल के अंदर आ जाता है कर्जे के, तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर हमारे पास नज़र आता है कोई 30% लोग कोई पार्ट टाइम कोई एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है वो एक फिनोमेना, जैसे हम जो है फूड पांडा फिनोमेना कहते हैं, इसके अंदर बूढ़ा आदमी भी कर रहा है और डिसेबल भी कर रहा है और क्या क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ये पार्ट टाइम काम है। और 37% लोग हैं जिन्होंने अपने अखराजात कम कर दिए हैं, अपनी चीज़ें कम कर दी हैं। ब्रांड्स अपने पहले फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेंसिव ब्रांड आते होंगे तो सस्ता ब्रांड लेके आते होंगे, कोई और चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे, उनको कम कर दिया होगा। बहुत सारी ज़िंदगियों में नेसेसिटीज़ उन्होंने निकाली होंगी कि नेसेसिटीज़ क्या है, ज़रूरियात क्या है, और गैर ज़रूरी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया होगा। तो लोगों ने अपने अखराजात किए हैं, और ये हर सोशो इकनॉमिक क्लास में हुआ है। ऐसा नहीं है किसी एक सोशो इकनॉमिक क्लास में हुआ है, ये हमें हर सोशो इकनॉमिक क्लास के अंदर जो है वो हमें ये चीज़ नज़र आती है। यानी अपर सोशो इकनॉमिक क्लास के अंदर भी जो है वो, जैसे आप ये कहें कि अखराजात कम कर देने वाला जो फिनोमेना है, तकरीबन 41% नज़र आया। और लो सोशो इकनॉमिक क्लास के अंदर जो है 38% लोग वो नज़र आए जो कि कर्जा लेते हैं। तो गरीब आदमी कर्जा ले रहा है और अमीर आदमी ने अपने अखराजात कम कर दिए। सही। अच्छा, एक काशिफ साहब, एक और चीज़ आपने जैसे डिफरेंट सवाल बताए कि आपने सवालात पूछे, ये इस तबके के लोग इतने मुत्तफ़िक नज़र आए, इतने % लोग इतने जो है वो डिनाई करते हैं हमें नज़र आए। कोई एक ऐसा सवाल या कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपने पूछी हो और हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने उस पर एग्री किया हो कि हाँ ये चीज़ वाकई है जो कि बढ़ चुकी है? मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रही हूँ ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा हमें देख रहा है तो पता चले कि मेन रीज़न जिस पे पूरा पाकिस्तान मुत्तफ़िक नज़र आ रहा है वो ये है और इस पर वाकई काम करना चाहिए। बहुत मज़ेदार सवाल है आपका। देखिए, जब हम सर्वे करते हैं तो हमें अंदाज़ा ही होता है कि इसके अंदर हर पॉलिटिकल राय का रखने वाला आदमी फ़र्द होता है।
यानी इसमें वो लोग भी होते हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया, और जाहिर बात है पीटीआई अगर लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे हुकूमत बनाई तो ज़्यादातर लोगों ने 2018 में पीटीआई को वोट दिया होगा। फिर पीएमएलएन के लोग भी नज़र आते हैं, इसके अंदर हर पार्टी के लोग नज़र आते हैं हमें। इंटरेस्टिंगली 98% ऑफ पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 माह में महंगाई बढ़ गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड जो है वो हम कोई 2018 से मालूम करते हुए आ रहे हैं, नवंबर 2018 में। तो नवंबर 2018 में भी 98% लोग कहते थे कि महंगाई गुज़िश्ता 3 माह में बढ़ गई है, और आज भी 98% ही लोग कहते हैं। यानी कि हर बशर, चाहे वो कोई पीटीआई का वोटर हो या ना वोटर हो, मुस्लिम लीग का वोटर हो या ना नॉन वोटर हो, हर आदमी इस बात में मुत्तफ़िक़ है पाकिस्तान के अंदर। ये 2% लोग हमें ढूंढने पड़ेंगे कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन मतलब वो एक अजीब सी बात है, लेकिन 98% लोग पूरी मेरे कौम ख्याल एक बात से में काशिफ मुत्तफ़िक़ साहब जो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं वही लोग होंगे जिनको महंगाई नहीं लगती, या जो कहते हैं कि 75% पाकिस्तानियों के हालात बहुत बेहतर कहते हैं कि 9 दाने कम कर लें तो ये मुझे लगता है 2% लोग वही होंगे। काशिफ साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू कर रहे थे। जी प्लीज। 9 दाने कम करने वाली जो बात कह रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली हो चुकी है। अगर आप अपने घर में भी जाके देखेंगे तो पोस्ट कोविड कंडीशन के अंदर लोगों ने अपनी बहुत सारी ज़रूरियात कम कर दी हैं, चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। और इस महंगाई के बाद तो और ज़्यादा, जैसे आप ये कहें कि ये चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि जिसके अंदर लोग की जो है वो क़ुव्वत ख़रीद जब कम हो रही होगी तो बहुत सारी चीज़ें उसके मसाइल होते हैं। और देखिए एक और चीज़ ये होती है कि ये जो सबसे ज़्यादा जो पिसती है ना वो मिडिल क्लास पिसती है। देखिए लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास के अपने रहन सहन है, उनके अंदाज़ हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं। जो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास है उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह फरावानी है, अल्लाह ताला बरकत डाले। ये जो मिडिल क्लास है ना ये सबसे ज़्यादा पिसती है, इसका कोई वाले वारिस नहीं होता। मतलब कल का पैकेज भी वो गरीब के लिए है, लेकिन ये मिडिल क्लास कहाँ जाएगी जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को रन करती है, जो एजुकेटेड है। अल्टीमेटली होता क्या है कि वो हमें जो मतलब ये कि अच्छी सी बात नहीं है, अल्लाह ताला हर एक रिस्क की अपनी बरकत होती है, लेकिन लोग जो है वो फिर फूड पांडा और इस तरह की दूसरी सड़कों पर हमें नज़र आते हैं। इनके लिए कोई दूसरी जॉब्स होनी चाहिए, इनके लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये एक मसाइल है जिनको समझना चाहिए कि जो मिडिल क्लास है वो तो उसको पास तो अच्छा। एक और बात यह है कि आजकल 9 से 5 ही कोई जॉब नहीं होती, लोग सुबह निकलते हैं और रात के पता नहीं किस्मत आते हैं। तो दूसरी जॉब करना, चीज़ें करना भी, और जिस तरह से एजुकेशन के ऊपर ये काशिफ साहब वही बात है ना जिसपे शायद हमारी मौजूदा हुकूमत ने वोट भी लिए थे कि नौकरियां होंगी। और मुझे अभी तक याद है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि वो 1 करोड़ नौकरियां हमने दी, किसको दिए वो अभी तक पता नहीं चल सका। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त के लिए। और ये महंगाई का सवाल वो है जो कि हम समेत हर पाकिस्तानी फैसला करता नजर आता है कि भैया ये कब कम होगी। और वही 98% लोग पहले भी कहते थे कि महंगाई है, अब भी महंगाई है। 2% कौन है, इनको निकालना बेहद जरूरी है। लेकिन अलार्मिंग बात यह है कि अब 75% अफराद इस बयानिए के साथ नहीं जा रहे कि महंगाई अगर दुनिया में हो रही तो हमारे यहाँ भी हो रही है। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो मज़ीद बातें हैं आपसे करने के लिए, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अब आपके सामने ऐसी दुख भरी कहानी रखेंगे कि जब आप सुनेंगे तो आप ये कहेंगे, बल्कि शुक्र अदा करेंगे कि हम अपनी फैमिली के साथ मौजूद होते हैं। हमने अपना बचपन अपने बहन भाइयों में गुजारा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपने माँ बाप के दरमियान अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। बचपन में अगवा की गई खातून बांग्लादेश से अगवा हुई, इनका नाम है कोमो। भारत से होते हुए ये कराची पहुंची। लाहौर के ख़ानदान ने 55,000 में ख़रीदा और फिर अपनी बहू बना लिया। अपनी ज़िंदगी अब यहाँ गुजार रही हैं, लेकिन इसके बाद अब क्या कुछ हो रहा है और क्या सारे मामला चल रहे हैं, इस पर हम पहले शाहीन मशाल की रिपोर्ट देख लेते, उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। तो तेरे नाक कौन साफ करेगा? तेरे नाक कौन साफ करेगा? बता। आप साफ करेगा, कोमो गला साफ करेगा। वीडियो कॉल पे बात करती कोमो के कानों ने बरसों बाद किसी अपने की आवाज सुनी है। चेहरा खुशी से खिल उठा है। बांग्लादेश में अपनों से टूटा नाता बरसों बाद जुड़ गया है। डब्लू, मुझे बहुत याद आती है तुम लोगों को, क्या करूं? बहुत याद आती है। कोमो 7 साल की थी जब वो बांग्लादेश में अपने घर के बाहर खेलते हुए अगवा हो गई। घर छूटा, शहर छूटा, मुल्क छूटा। इंडिया से बिकते बिकते कराची पहुंची तो कोमो से मुनव्वरा हो गई। जुल्म की ये दास्तान जब याद करती है तो दर्द आंखों से छलक पड़ता है।
बहुत मारते, जब रोते थे ना, मैंने जाना घर जाना, मैं अपने अम्मी के पास जाना, भाई के पास जाना, वो मुझे सरिया से मारते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे। वो कहते तुम लोगों नहीं कहना घर जाने के लिए, अब तुम्हें सब इधर ही मरेंगे, इधर जो घर के नाम ना लेना। फिर हम डर के मारे बैठ जाते थे। कोमो माँ बाप का इंतजार करती रही, बिकती रही, पल पल मरती रही, अपनों का इंतजार करती रही। ऐसा इंतजार जो इसके माँ बाप की जिंदगियां निकल गया। दोनों इंतजार करते करते चल बसे। बड़ी बहन से पूछा, आपा अम्मी अब्बू, कहते अम्मी अब्बू तेरे देखते इंतजार करके अम्मी अभी फोत हो गए। अब्बू को तो झटका लगा, दिल का झटका लगा, उन्हें उसी दिन ही फोत हो गए। तो कहते हैं, मैंने पूछा अम्मी का, कहते अम्मी ने 1 साल बाद वो तुम्हारा आँखा देख दिया, मेरे बेटे अभी आएंगे, मेरे बेटे आ गए, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सका। दुख भरी कहानी में एक मोड़ ऐसा आया, 12 वर्ष की कोमो को लाहौर के एक खानदान ने 55,000 में खरीदा और अपने बेटे से ब्याह दिया, जहां आज इनके 3 बच्चे हैं। 13-14 साल लगा लो, 12 साल लगा, इतना से उम्र था। फिर उन्होंने मुझे बेच दिया, 55,000 रुपये उसने दिया, तो मुझे उधर 2 नंबर निकाह किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान में इधर लेके आए, इधर फिर मुझे न असल निकाह जो रहना पाकिस्तान में कराया। व्लॉगर हसरत फलक ने दुख भरी कहानी को सोशल मीडिया पे डाल दिया और 6 माह बाद 38 साल से बिछड़ी बेटी को अपना खानदान मिल गया। तो उन्होंने कहा ये मेरी खाला है, तो मैंने कहा मैं कैसे मानूं कि ऐसे तो कोई भी आके फ्रॉड करेगा, तो जब तक मैं तहकीकात नहीं करूंगी तब तक तो नहीं आपकी उनसे बात करवाऊंगी, पहले मुझे को प्रूफ वगैरह दें। जब भी इन्होंने देखा कि मैंने कि ये आपकी फैमिली ये वीडियो कॉल पे है तो बात करें, तो तब तो इसकी ईद थी। कोमो का अपने खानदान से सोशल मीडिया पे राब्ता है, लेकिन वो चाहती है कि लंबी जुदाई पल भर में खत्म हो जाए। मेरे लिए दोनों मुल्क एक है, लेकिन उधर मेरे बहन भाई है, इधर मेरे शौहर है, मेरे बच्चे है, इनको छोड़ के मैं नहीं जा सकते। लेकिन मुझे ऐसे कुछ करके दे, मैं अपने बहन भाई से मिलूं, पाकिस्तान में मिलूं। कोमो को भारत में बेचा गया तो पाकिस्तान ने इसको बेटी बना लिया, बहू बना लिया। आज वो ससुराल से रुखसत होकर अपने देश अपनों से मिलने जाना चाहती है और हुकूमत की मदद की मुंतज़िर है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। सिर्फ एक कोमो की कहानी नहीं है महक, कभी मौका हुआ तो इस पर मुफस्सल बात करेंगे कि वो आग और खून की नदी पार करके जो हज़ारों मुहाजिरीन इस मुल्क के लिए आए थे, आज अगर वो वहाँ भी हैं बांग्लादेश में, वो किस हालत में हैं। और देख लें, ये अब सामने नई नस्ल के सामने है किस कदर कुर्बानी दे के हमने ये मुल्क बनाया, और कैसे जिसको हम सुनते थे ना, हमारे साथ आलिया भाभी भी मौजूद हैं। आलिया, बहुत शुक्रिया मैम आपका। वो जब हम सुनते थे कि औरतों ने कुएं में छलांग लगा दी, बच्चों को अगवा कर लिया गया और अकाल जथ आता था और क्या कुछ कर जाता था, यकीन माने मेरी तो आवाज़ सुन रही है, मुझे तो अपने सामने वो चीज़ें होती भी नज़र आ रही हैं। 7 साल की बच्ची इसको अगवा किया गया, बाज़ारों में फिर बेचा गया, किस तरीके से तमाम तर ये मामलात हुए। पहले तो अपने इनिशियल तासुरात बताइए, आपके पास तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ आती होंगी, लेकिन इतने अरसे बाद मिल जाना फैमिली का कैसे तासुरात होते हैं जब ऐसी आपके पास स्टोरीज आती हैं? अच्छा हुआ आप बोल रहे थे तो थोड़ी देर के लिए मैंने भी आवाज़ को नॉर्मल कर लिया। बहुत आती हैं, और इस वक्त भी मेरे पास एक ऐसी बच्ची मौजूद है जो 12-13 साल की है। 2 साल की उम्र में उसको किसी ने पैसे की वजह से एक औरत उठा के ले आई, अगवा करके ले आई। फिर वो बहुत तशद्दुद करती थी, मोहल्ले वालों ने जब उसको पकड़ा तो वो पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों के डर से, खौफ से वो भागी, उस बच्ची को छोड़ के खाई में गिरी और वो औरत मर गई। उस औरत के मरने के बाद पुलिस वालों ने उसको किसी के हवाले कर दिया कि आप इसको संभालिए जब तक कोर्ट कचहरी होती है, फिर हमारे मामला जैसे होते हैं। बिल्कुल। वो उसको नहीं लिया, वो बच्ची वहाँ पलती रही, और जब वो बच्ची अच्छी खासी मतलब बड़ी हो गई, जैसे 12 साल की हो गई, 11-12, तो वो शख्स जिसने रखा था वो उसको रख नहीं सकता था, क्योंकि उसकी अब शादी का कुछ सिलसिला हो रहा था। उसके अब्बा ने रखा था, अब्बा को मतलब जिसने रखा उसके वालिद बाहर थे, उनकी बीवी और एक बेटा यहाँ पे था, उन्होंने संभाला हुआ था। जब बेटा जवान हुआ, शादी हुई, तो उसकी बीवी ने उसको निकाल दिया। ये इसलिए वजाहत कर रही हूँ कि जो लोग एडॉप्शन के लिए आते हैं वो इस बात को समझ लें कि उन्होंने कहा था कि हमने एडॉप्ट किया है, लेकिन इतने साल रखने के बाद एक नई खातून ने उस बच्ची को निकाला। खैर वो बच्ची वहाँ से हमारे पास आ गई
कैन यू इमेजिन, मेरे पास आए, सिर्फ उसको अभी 3-4 दिन हुए। अभी 12 रबी अव्वल को मैंने शेल्टर में मिलाद करवाया और मैंने कहा जिस को जो दुआ करनी है, मुबारक महीना, मुबारक दिन, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। रात मैंने दुआ करवाई है, अगले दिन मेरे पास कॉल आती है ऑफिस से कि भाई एक फैमिली आई है जिसको ओन कर रही है। अच्छा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कैसे पता चल रहा है? कहने लगे भाभी चेक कीजिएगा, उसके कान के पीछे कोई निशान है जैसे स्टिचेस का। मैंने कहा मतलब? कहने लगी 1-1.5 साल की उम्र में वो बच्ची गिरी थी और उसके कान पे चोट लगी थी और स्टिचेस आए थे। मैंने देखा उसके स्टिचेस के निशान थे। फिर उन्होंने कहा अच्छा भाभी उसका हाथ खोल के देखिएगा, यहाँ बीच में कुछ जैसे वो फ्रॉक की नहीं होती, थोड़ी ओवरलैपिंग सी वो स्किन सी होती है और झिल्ली वो ऐसी होती है, देखो वो है। मैंने जाके देखा उसके हाथों में वो सब मौजूद है, पैरों में वो सब मौजूद है। और ये क्यों चेक कर रहे थे? क्योंकि उसके वालिद के भी हाथ पैर ऐसे हैं। अच्छा। इतने अभी हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मजीद और, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने उस बच्ची को उसके घर तक पहुंचा दिया है, ऐसी मेरी फीलिंग है, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल सही जा रही है। जो उस बच्ची ने दुआएं की और जो अल्लाह ताला जिस तरह से मेहरबान होता है, उसकी कोई, मैं कहती हूँ उसके वो अल्फाज में हम बता ही नहीं सकते, लेकिन मिलते हैं लोग। अच्छा, अब ये सारिम बनी ट्रस्ट ने क्योंकि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चीज़ें डाली थी, चीज़ें वायरल हुई, तो मैं कहती हूँ क्रेडिट में हर उस इंसान को देती हूँ जो इस नेक काम में, चाहे सारिम बनी ट्रस्ट वीडियो वायरल करता है या कोई और, वो आगे बढ़ाते हैं। वो बच्ची अपने घर जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जितनी बच्चियां अब हम चाहे जानते हैं या नहीं जानते, उनकी ऐसी स्टोरीज मैं कहती हूँ वो अपने घर वालों से मिलें, क्योंकि हमारा जो मुआशरा ना भाभी, हम जब तक अपने माँ बाप के साए में, अपने भाई के साए में या किसी ऐसे साहिबान के साथ मौजूद है जो कि हमारा मुहाफिज है, हम तब तक महफूज हैं। कितनी स्टोरीज ऐसी होंगी। ये जिस वक्त की ये बात हो रही है, उस वक्त 47 के बाद से 71, तो कुछ फैमिलीज़ ने उस वक्त हिजरत की, फिर 71 में उन्हें दोबारा हिजरत करनी पड़ी, और ये तमाम तर मामलात कितनी मुश्किलात से वो इस इन खातून पे, जो हमारी रिपोर्टर बता भी रही थी शाहीन, कि इस बच्ची को अगवा किया गया घर के बाहर से, फिर पूरे भारत में बिकती रही, जहाँ भी इसको अगवा किया गया था ये चिल्लाती थी घर जाना है तो उसको सरिये से मारा करते थे। अब इनके लिए क्योंकि आजकल कुछ कोविड के मामलात भी हैं, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के वीज़ा के मामलात पिछले कुछ दिनों में इतने बेहतर नहीं रहे हैं, इतना क्या मुश्किल है ये सारे मामलात करना? मुश्किल इतना भी नहीं है कि ये नहीं जा सकेगी, ये इंशाल्लाह चली जाएगी। ये सारिम बनी ट्रस्ट से हमारे पास आए, ये कांटेक्ट करें, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है। लीगल एड तो हम अपने सभी लोगों को दे रहे होते हैं, ये हमारी स्पेशलिटी है हमारे इदारे की। अल्लाह बेहतर करेगा, आसानियाँ करेगा। हमने बहुत सारे लोगों को, हमने इंग्लैंड भेजा था जिस बंदे को, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही थी, वो यहाँ पाकिस्तान आके फंस गया था किसी वजह से, लेकिन हमने काम करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ने उसको वापस भेजा। हमने श्रीलंकन एक बंदा था, उसको ईद से एक दिन पहले हमने भेजा। हमने और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भेजा है, यानी पूरी दुनिया में अगर कोई शख्स पाकिस्तान में फंस जाता है हम भेजते हैं। और मैं यहाँ ये क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को भी दूंगी, यहाँ ये क्रेडिट मैं अवाम को भी दूंगी, मैं मीडिया को भी दूंगी, क्योंकि जो केसेस हैं ये मीडिया पर भी चले हैं, मीडिया पर चलकर भी प्रेशर बिल्ड किया है, हमारी गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, वो गए। तो ये भी खातून ज़रूर जाएंगी। आपने पार्टीशन की बात की, मैं किसी की वीडियो देख रही थी, जो शख्स उस ज़माने में हयात थे और जो उन्हें चीज़ें देखी थी कि दरिया पर खड़ा कर दिया था औरतों को और कहा कि अगर तो हम आ गए तो तुम जिंदा हो या खड़ी रहना, और जो हम ना आए तो ये दरिया ही तुम्हारी असल पनाहगाह है, तुम इसमें छलांग लगाना और अपने रब के पास बाइज्जत चली जाना। हमारा मुल्क पाकिस्तान जिस अंदाज में इंसानियत रखता है, लाखों हज़ारों बुराइयों के बावजूद मैंने अपने मुल्क में इंसानियत बहुत ज़्यादा देखी है। ये मैं कोई अल्फाज में नहीं कह रही, मैं जानती हूँ कि हम किस तरह से, अगर दुनिया को बताऊँ तो वाकई हमें उसको चाय पिला के नहीं भेजना था जिसको हमने क्या। और हमारे लोग जब वहाँ फंसते हैं, हमारे आम से अगर हमारा मच्छेरा भी वहाँ फंसता है और अगर हम उसको वापस लेके आते हैं, वो जहनी तौर पे मफलूज हो जाता है। वो जो हमारे जिन लोगों को जेलों में रखते हैं और कई दफ़ा वो बेकसूर होते हैं, जुबानें काट देते हैं उनकी कि बोल नहीं रहे इतने अरसे से, तो जुबान काट दो। क्या मौत भी नहीं देते वो उन्हें मौत से बदतर जिंदगी देते हैं। और जब वो हमारे पास उन्हें वापस भेजते हैं, जब उन्हें लेके आते हैं, यकीन जानो उनको देख के इतना शदीद दुख होता है, क्योंकि वो हमें ये बताते हैं, मजलूमों पर जुल्म कर कर इंडिया ये बताता है कि वो कितना ताकतवर है। और कितनी अच्छी लाइन फिर शाहीन इसमें ऐड की है कि भारत ने तो इस बच्ची को जगह जगह बेचा, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसको अपनाया। अच्छा, बड़ा डिफरेंट सा केस है। पहले तो बहुत शुक्रिया आप आई। एक डिफरेंट सा केस है, देखिएगा कि इसको किस तरह टैकल किया जाए, क्योंकि ये खुद कह रही हैं खातून कि मेरे बंदे वहाँ भी हैं
मेरे लोग यहाँ भी हैं, तो मैं क्या करूं? तो ये जो बीच की कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से इसको ज़रूर हल होना चाहिए। ज़माने का सहारा तो फ़कत एक दिखावा है, हकीकत में मेरा खुदा मुझे गिरने नहीं देता। ये पैगाम हर इंसान के लिए, बिलखुसूस औरत के लिए, औरत के लिए। बस अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, सबको महफूज रखे। भाभी बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उस खेल की जिसने हर एक को ना एक फीवर में मुब्तला किया है। और जैसे हम भारत की भी बात कर रहे थे कि भारत ने जुल्म ढाने में माशाल्लाह से सारी हदें ही पार कर दी हैं, तो पाक भारत का एक और टाकरा होने जा रहा है 24 तारीख को, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े टाकरे। लेकिन उससे पहले हुआ ये है कि हमेशा की तरह जो भारतीय मीडिया है वो एक अजब किस्म का शोर मचा रहा है। बात ये हो रही है कि जी कुछ सियासी जमातें हैं वो बाइकॉट की बात कर रही हैं। अब वो उन्हें अचानक से आके याद आया कि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है तो उसको बाइकआउट करना चाहिए। जेंटलमैन गेम है ये, लेकिन इंडिया जो है उसमें जेंटलमैन स्पिरिट शायद नज़र नहीं आ रही है। क्रिकेट को सियासत के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही। सबसे ज़्यादा जो आवाज़ है वो रियासत बिहार से उठ रही है और वहाँ के मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह, इसके अलावा उनके नायब वज़ीर आला हैं त्रिकिशोर प्रसाद और बीजेपी के रियासती तर्जुमान प्रेम रंजन पटेल। वो कह रहे हैं कि जी मैच का बाइकआउट किया जाए। और ये तो कह ही रहे हैं, लेकिन इस जलती पे तेल का काम कर रहे हैं कौन? वो मीडिया। हाँ, वो मीडिया, यकीन बिल्कुल सही आपने बात की। वो मीडिया जो आए दिन हाँकियाँ लगाता रहता है, भड़के मारता रहता है कि जी ये हो रहा है, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है, और एक हैशटैग के साथ जा रहे हैं जी बैन पाक क्रिकेट, बैन पाक क्रिकेट। वो कहते हैं कि जी क्योंकि यहाँ से दहशतगर्दी होती है और ये सारी चीज़ होती है। दुनिया को देखने की जरूरत है कि दहशतगर्द तो भैया हमने आपका पकड़ा हुआ है। कल की जो वो परसों की आप दोस्त जी, एक तो वो चीज़, एक तो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपका कुलभूषण हमने पकड़ा हुआ है, तो दहशतगर्द कौन? ये तो दुनिया को देखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान का स्टांस रहा है कि अपने दीगर मामलात एक तरफ, लोगों को करीब आने दें, लोगों को करीब आने दें, खेल के जरिए करीब आने दें। और अब हम जो तस्वीरें दिखाएंगे, एक तरफ तो ये आग लगाई जा रही है, दूसरी तरफ ये बिल्कुल ही अजीब मंजर है। दीज आर द क्रिकेट लेजेंड्स फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कपिल देव हैं और सुनील गावस्कर हैं, देख भी सकते हैं। शोएब अख्तर जो है वो एक बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग सी वीडियो आई है जहाँ पे ये कह रहे हैं, और सर ये मालिश कर रहे हैं इनकी, और इसमें ये बारहा कह रहे हैं कि जी ये जो है ना कामयाबी की सीढ़ी ये है कि अपने जो लेजेंड्स हैं उनकी इस तरह से खिदमत की जाए। ज़हीर अब्बास भी कितने खुश नज़र आ रहे हैं, और ज़हीर अब्बास हैं, सुनील गावस्कर हैं, कपिल देव हैं, और इसके अलावा जो हैं वो शिखर धवन भी हैं। तो इस सब पे हम बात करेंगे, और क्रिकेट पे भी जो 24 को होने जा रही है उस पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बिक्सा हमारे साथ मौजूद है। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? ये नया शोशा मिलता है इंडिया के मीडिया को, हर बार मिलता है शोशा। अब एक नया शोशा मिल गया है और वो उस पर लग गया है बैन पाक क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन कर दिया जाए। इनको ये अभी याद आया है? ये तो शेड्यूल 1 महीना पहले से आ गया था। या खौफ है फिर कोई? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल और महक, आप दोनों को सुबह खैर। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय मीडिया के साथ साथ जो भारत की इंतहा जो फाशिस्ट हुकूमत है नरेंद्र सिंह मोदी की, उससे भी बड़ा रोल किया है इस आग को और भड़काने में, जिसकी वजह से उनकी जो सियासतदान बयानात दे रहे हैं, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया जाए, क्रिकेट में सियासत को न लाया जाए। लेकिन ये लोग क्रिकेट में सियासत को लेकर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी भी है और क्रिकेट के साथ भी दुश्मनी भी है। आप देखेंगे जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसके अगरचे प्रेसिडेंट जो है वो सौरव गंगुली है, लेकिन उसके सेक्रेटरी कौन है? उसके सेक्रेटरी है जय शाह, जो भारत के मौजूदा वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं, और अमित शाह नरेंद्र मोदी का दायां बाजू है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इंतहा पसंदी की लहर जो है, इंतहा पसंदी के ताने बाने फैसल कहाँ जाकर मिलते हैं। मेरे ख्याल में सियासतदानों को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में किसी सियासतदान ने कोई बयान नहीं दिया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय इंतहा पसंद कैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी समझता है, ICC का इवेंट है, अगर भारत नहीं खेलेगा तो उस पर जुर्माना भी होगा और बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उसमें लान तान भी होगी। तो मैं समझता हूँ ये सरासर। अच्छा इकबाल भाई, जैसे ये तो एक साइड होगी ना, लेकिन जब हमने अपने नाज़रीन को एक तस्वीर भी दिखाई, तस्वीर का एक रुख भी दिखाया, जिसमें हमने देखा कि शोएब अख्तर भी मौजूद हैं, क्रिकेट के और भी लेजेंड्स मौजूद हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ एक साथ खड़े हुए हैं और एक अच्छा वक्त भी स्पेंड कर रहे हैं। सुनील गावस्कर भी हैं,
और शोएब अख्तर की बड़ी अच्छी चीज़ भी ये है कि जी वो इनके अपने कंधे दबा रहे लेजेंड्स की या अपने सीनियर्स की आप इज्जत करें, तो ये जो एक पैगाम है ये तो यकीनन भारतीयों को, और जो भारतीय मीडिया बोल रहा है, ये जो भारतीय सियासतदान है या जो मोदी के यार हैं, उनको एक बहुत बड़ा जवाब भी है और एक सबक भी है। देखिए, ये काफी दिनों से ये क्रिकेटर्स पाकिस्तान और भारत के, चूंकि T20 वर्ल्ड कप है, वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग है तो वहाँ पर मौजूद है। और दिलचस्प बात यह है कि अब से कुछ रोज कबल कपिल देव ने एक केक काटा जहीर अब्बास के साथ मिलकर, क्योंकि कपिल देव ने जब अपनी पहली गेंद इंटरनेशनल क्रिकेट में की थी तो वो जहीर अब्बास को की थी, तो उन्होंने एक जेस्चर शो किया कपिल देव ने। जहीर अब्बास एशियन ब्रेडमैन, 108 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां, वो वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा यूनुस खान भी वहाँ मौजूद है, 2009 के वर्ल्ड T20 की फातेह पाकिस्तानी टीम के कप्तान। फिर मोहम्मद आमिर चूंकि टीम में नहीं है वो भी वहाँ मौजूद है, और भारत के मुताबिक क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं। तो इससे ये जाहिर होता है फैसल और महक के क्रिकेटर्स जो है वो एक दूसरे के लिए दिल में एहतराम रखते हैं। मैदान पर ठीक है गर्मा गर्मी होती है, लेकिन क्रिकेट के मैदान से क्रिकेटर्स भी एहतराम रखते हैं, लोग भी नहीं हैं, लोग भी एहतराम रखते हैं। लेकिन ये जो कुछ शरपसंद हैं जिनमें इंडिया का मीडिया बिल्कुल आगे है, उनको ये देखने की ज़रूरत है कि आप इससे क्या ही हासिल कर लेंगे, कुछ घंटों के लिए अपने लिए अटेंशन हासिल कर लेंगे, एंड दैट्स इट बस। और क्या जो आप आवाम के दिलों में एक नफरत उभार रहे हैं, क्या वो नफरत इसी तरह से उभरती रहेगी? सोचना चाहिए, क्योंकि मीडिया का किरदार बहुत अहम होता है किसी भी मुल्क को बनाने में और बिगाड़ने में भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कानून की बालादस्ती की, जिसके क़याम में कई रुकावटें दरपेश हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ की ताज़ा रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि पाकिस्तान कानून की हुक्मरानी के हवाले से दुनिया के 139 मुल्कों में से 130वें नंबर पर है, यानी पाकिस्तान 0.39 स्कोर के साथ बदतरीन ममालिक में शामिल है। रिपोर्ट ये कहती है कि स्कोर की हद 0 से 1 तक है। अगर किसी मुल्क का स्कोर 1 है तो वहाँ कानून की बालादस्ती पर सख्ती से अमल दरामद होता है। रिपोर्ट में करप्शन, बुनियादी हुकूक, अमन-ए-आमा और सलामती, निगरान ज़ाबतों का अदम नफाज, ख़राब कारकर्दगी की वजूहात करार दी गई हैं। इस इंडेक्स को समझने के लिए हमने राबता किया है बैरिस्टर रमशा चौधरी से। रमशा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो रिपोर्ट है इससे मुतालिक मैं जानना चाहूँगी कि इसमें जो पाकिस्तान का स्कोर बताया गया है, पाकिस्तान को जिस नंबर पर रखा गया है, उसे आप किस तरह से देखती हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। सो फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आई कम टू योर क्वेश्चन कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है क्या। तो रूल ऑफ इंडेक्स इज बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जिसमें उन्होंने 7 to 8 फैक्टर्स बनाए हुए हैं विच constitute towards the implementation of rule of law. So rule of law का basic concept ये है कि every citizen, whoever it is, be it a president, prime minister, ministers, anybody, is equal under the law. तो हर इंसान को एक fundamental right मिलता है और उस right के under they are all equal. Now the second thing is कि rule of law को implement करने के लिए there are a few factors which need to play a vital role in the implementation. So इस index को what they do is they see कि ये factors पूरे comply हो रहे हैं कि नहीं। तो first factor is कि आपकी government के ऊपर कोई constraints तो नहीं है, कोई powers इस तरह की तो नहीं है कि आपकी government के ऊपर pressure आ रहा है और आपकी government proper legislature या proper laws नहीं बना रही। And the second factor is absence of corruption. अब करप्शन ख़त्म होगी तो आपका रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स ऊपर जाएगा। अब करप्शन के अंदर आपकी ब्राइबरी, प्रॉपर जो आपके इन्फ्लुएंसेस होते हैं फ्रॉम एनी पावर, बी इट मीडिया इन्फ्लुएंस, बी इट पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस, बी इट मिनिस्टर्स इन्फ्लुएंस, तो ये सारे इन्फ्लुएंस, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस जिसको हम कहते हैं, ये सारे एक साइड पर होने चाहिए। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मिलिट्री, पुलिस एंड ऑल अदर इन्फ्लुएंसेस। तो ये सारे अगर ख़त्म होंगे तो हमारी करप्शन ख़त्म होगी और रूल ऑफ लॉ की ये जो सेकंड फैक्टर है हम इसके इंडेक्स में थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। एंड द थर्ड इज़ फंडामेंटल राइट्स।
अब हमारे मुल्क के अंदर पिछले 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि रेप कितना इंक्रीज़ हो गया है, रॉबरी कितनी इंक्रीज़ हो गई है, फीमेल्स की डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमें चार्टर के अंदर, यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर दिए गए हैं, अगर हमें वो भी नहीं मिल रहे तो वो भी एक फैक्टर काउंट होता है टुवर्ड्स द इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। द फिफ्थ फैक्टर इज द ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। अब ऑर्डर एंड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है हमारी पुलिस ने, हमारी ऑफिशियल्स ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने और इवन आर्मी। अगर हमारे मुल्क के अंदर ऑर्डर एंड सिक्योरिटी नहीं प्रॉपरली इन्फोर्स हो रही तो वो भी एक फैक्टर काउंट होगा। एंड देन अगेन और रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, और उसमें ये सारी गवर्नमेंट आ जाती है। एंड देन सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस आर ऑल्सो अ फैक्टर। अब सिविल और क्रिमिनल जस्टिस को जब हम देखेंगे तो वी विल लीड टुवर्ड्स द कोर्ट्स। सो if we look at the rule of justice index overall, what they see is your government working properly? Is your executive working properly? If not, then what is the problem behind them? तीसरी चीज़ they see कि अगर आपकी ये पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, all these enforcement agencies, if they are not working properly, so that will also count as a factor. And then our courts. And इन सबको overrule करने के लिए, इन सब पे एक proper check रखने के लिए is our press. Free and independent press. Okay. So this quotation पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलती थी कि there are 5 pillars which need to be strong and which need to be free and independent. तो उसके अंदर हमारी प्रेस, हमारी लेजिस्लेचर, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारी आर्मी एंड हमारा कोर्ट्स आ जाती हैं। Okay. तो इन सब का इकट्ठे काम करना और इन सब का एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके अच्छा रबशा, जैसे कि आपने जिन बुनियादों पे स्कोर दिया जाता है वो सारी आपने एक एक करके हमें बताई। अब मुझे ऐसा लगता है कि दीज थिंग्स आर सो इंटरलिंक्ड कि अगर आप इनमें से किसी पे भी एक पे अगर लूज़ परफॉर्म करेंगे तो बाकी चीज़ें भी अफेक्ट होंगी। फॉर एग्जांपल अगर एक रेप का केस है, आपने बताया कि जी जिसको कहते हैं मेरा पर्सनल हुकूक है, ठीक है, वो भी इसमें एक वन ऑफ द हेड्स इसमें शामिल है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई रेप का विक्टिम है और उसके साथ ये तमाम तर चीज़ें होती है तो पहला तो हमने गेम वहाँ लूज़ कर दिया कि जी इस तरह की चीज़ हो रही है। नाउ कम द इन्फ्लुएंसर्स, जिसको आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उस अगर कोई इस तरह का मामला है उसको अब अगर तो वो मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है वेल एंड गुड, अगर वो मीडिया पे हाईलाइट नहीं होता इसका मतलब उसको कहाँ कहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं पुलिस के और इसके और उसके, ये सारे मामला। जिसमें तीसरी चीज़ आ जाती है जो आपकी पुलिस फोर्स की एक्शन होती है कि वो उसमें डिले करते हैं। एंड देन फिर जो पुलिस ये कहती है कि जी हम तो फ़र्ज़ कीजिए इसके मुजरम पकड़ के दे देते हैं, लेकिन कोर्ट फिर ये कहती है कि जी इतनी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन बनाई है आपने कि हम इसको चार्ज ही नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपस में इतनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, एक भी आपने इसमें अगर लूज़ परफॉर्म किया बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगी। जी बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी कि अब मैं अभी हमारा जो करंट लॉ है इन रिगार्ड्स टू रेप में अगर उसको हाईलाइट करूँ तो बेसिकली हदूद ऑर्डिनेंस को हम फॉलो करते हैं। नाउ दैट इज़ अ लॉ दैट वाज मेड बैक इन 60s and 70s. The perspective of life was different back then. The circumstances humans lived in was different back then. अगर हम उस चीज़ को अब के दौर में देखें, अब हमारे पास CCTV कैमराज हैं, अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, अब हमारे पास हमें एज सच आई विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूजुअली जहाँ पर सीन ऑफ क्राइम हो रहा होता है दैट थिंग इज़ रिकॉर्डेड। हम मीडिया पे भी देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ हो रहा है, एनीथिंग इज हैपनिंग, पीपल रिकॉर्ड इट इमीडिएटली। तो इसी तरीके से अब वी नीड टू टेक अ स्टेप अप, द गवर्नमेंट नीड्स टू इम्प्लीमेंट और डिजाइन अ न्यू लॉ। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, लेकिन सिर्फ ये एक मामला नहीं है। आप हमारा मर्केंटाइल लॉ देख लें, वो अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ है। हमारे इतने सारे प्रोसीजर्स ऑफ रूल हैं जो कि अंग्रेज के ज़माने के बने हुए हैं। डोंट यू थिंक नाउ इट्स द हाई टाइम कि हम उनको अपने मुआशरे और अपनी प्रेजेंट कंडीशंस के मुताबिक ढाल लें, या फिर दे आर इतने अच्छे हैं वो सारे कि हमें उन्हीं को फॉलो करते रहना चाहिए? No, our law is not good at all. Although we have everything in it, but वो हमारे recent present time के मुताबिक नहीं अब चल सकता. It is very difficult to take that law forward. Unfortunately, I have to say this.
we don't have the kind of people who will go and sit in the parliament and design the law. वहाँ पर सिर्फ opposition होती है, वहाँ पर सिर्फ leg pulling होती है, nothing else. I highly doubt that there are any educated people in the Senate or in the Parliament who will sit and design this. They are backward people. They come from villages. They are not even highly qualified with expertise. If a person has some expertise, they know कि हम लोगों ने इस certain law के अंदर कोई amendments करनी है. And yes, it is correct. There are so many laws. Even if we look at our criminal justice system, our civil justice system, cases are pending for such a long time because उसके वो जो पुराने procedures थे, there are such lengthy procedures कि अब उनकी compliance is difficult in the present times. ठीक, रमशा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने, और यकीनन जैसे आपने भी कहा ना, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए वो पिलर्स जिनका हम बचपन से जिक्र करते आए हैं, पढ़ते हैं, उसमें कानून की बालादस्ती और वक्त पर इंसाफ मिलना बेहद ज़रूरी है। अब आपको बताएं कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अगर ऐसे में ये सवाल करूं कि आप क्या सोच सकते हैं कि अब अपना घर बनाना आसान हो गया, तो जो कैमरे के उस पर बैठे होंगे ना दफ्तर में, या जिनका आप नाश्ता शुरू करो, कहेंगे एंकर को क्या हो गया, कैमरे के उस पार का, कैमरे के इस पार भी बैठे, वो भी आपसे पूछ रहे हैं कि ये आप कैसे कह रही हैं, एक तरफ दाल आटा चीनी नहीं आ रहा, आप कह रही घर बना लो, कैसे? बड़ा आसान हो गया, मैं आपको बताती हूँ। कराची जैसे शहर में घर खरीदना आसान है। तनख्वाहदार तबका सिर्फ किराए पर ही पूरी जिंदगी अब नहीं गुजारेगा, अपना घर बना सकता है। 30 से 50 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाला जो है, अब सवाल ये है कि उसके लिए घर बनाना कितना मुश्किल है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि रियल स्टेट सेक्टर्स में सरमायाकारी के क्या मौके हैं, वो मौके जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और छोटे सरमायाकार क्या पैसा लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने मदऊ किया है रियल स्टेट एक्सपर्ट ज़हरा साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो सवाल मैंने किया ना, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये इसका जवाब क्या है कि जो शख्स 50, 30, 35, 40 कमा रहा है ना महीने के, वो ये कैसे सोच सकता है कि अच्छा मुझे अब किराए के घर में नहीं रहना, किराया बचाना है मुझे, और मुझे अब अपनी छत, क्योंकि अपनी छत से ज़्यादा सुकून कहीं पर आपको नहीं मिलता। अगर आपकी अपनी छत है ना, आप शायद अपनी ज़िंदगी की 70% मुश्किलात भूल जाते हैं, ऐसा ही है ना? तो प्लीज़ ज़रा बताएगा। अच्छा, अगर हम ये कहें कि बहुत एक लो बजट में आप अपना घर कैसे बना सकते हैं, तो उसकी सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला आप जो स्टेप होता है वो आपकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग हमारी ज़िंदगियों में प्लानिंग नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं, मतलब हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है या हमें सही गाइड करने वाले लोग नहीं हैं कि जो हमें ये बता सकें कि आपने कब अर्निंग करनी है, कब आपने अपने घर की तरफ जाना है, या बेसिक नीड्स आपका घर होता है, आपका खाना होता है, आपकी सेहत होती है। अब उसी पे हमें गाइडलाइन नहीं है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। हम घर बनाने का कब सोचते हैं? जब हम शादी कर चुके होते हैं, 4 बच्चे हमारे साथ होते हैं और ऑलरेडी हमारे सर पे इतना बर्डन होता है कि उसके बाद हम कहते हैं अच्छा अब हम घर बना लें। और अब तो सेविंग ही नहीं हो रही। अब तो सेविंग नहीं हो रही। तो राइट टाइम डिसीजन इसी को बोलते हैं कि आप अपनी यंग एज से जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप इसको उसी वक्त प्लान करना शुरू करें कि आपने अपना घर कैसे बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि वही मैं कहूँगी कि आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, आपको राइट टाइम डिसीजन, आपको कोई बताने वाला हो। जैसे पहले अगर हम बात करें, अगर अपने पेरेंट्स की हम बात करते हैं, तो उस वक्त सबसे पहले घर वाले यही कहा करते थे कि अब आप इस काबिल हो गए, अब आप घर बनाओ। अब ये चीज़ें हम लोगों में नहीं है। हम दूसरी जो आप कह रहे हैं फैसिलिटीज़ की तरफ, गाड़ी और मोबाइल, इन चीज़ों में हम लग गए, लेकिन हमने घर का ख्याल छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारी रेंज से बाहर जा रही हैं। सही। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं रियल स्टेट, तो ये जैसे ऑप्शन होती है हमारे पास। अच्छा, आप बैंक से भी घर ले सकते हैं, आप उसके थ्रू इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, रियल स्टेट वाले बड़ा महंगा घर बना के देते हैं, हमने उनकी तरफ जाना नहीं है। मैं चाहूँगी कि लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज़ उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। ताकि ऐसा नहीं है, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, कि रियल एस्टेट वाले महंगा घर बनाकर दे रहे हैं या कोई उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर फ़ी ज़माना आप ये बोलें कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है या आपको कोई महंगी चीज़ दे रहा है या महंगा घर बना के दे रहा है, तो फिर ये हमारी और आपकी नाअहली है। वजह यह है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, आपके एक टच पे आपकी सारी चीज़ें आपके सामने, पूरी वेबसाइट आपके सामने। आप मार्केट सर्च करें, आप देखें कौन सा इस वक्त रियल एस्टेट में क्या रेट चल रहा है।
कंस्ट्रक्शन का क्या रेट है या प्लॉट्स का क्या रेट है, या आप जिस प्रोजेक्ट की तरफ आप जा रहे हैं या आप किसी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं उसका रेट अभी क्या है। आप किसी के कहने पे, आप मेरे कहने पे या आपके कहने पे, या भाई ने कह दिया या अम्मी ने कह दिया या चचा ने कह दिया या मामू ने कह दिया, ऐसा अब नहीं है दौर, अब वो वाले ज़माने गए। क्योंकि वही ना, एक क्लिक की दूरी पे आपके पास हर चीज़ है। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं चाहूँगी जो अभी हमें देख रहे हैं आप उन्हें ये बताएं कि कराची के कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आप आसानी इस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं कि अच्छा अगर मैं आज या तनख्वाहदार जो तबका है, आज अगर मैं ये चीज़ शुरू करूँ तो ठीक है, मैं इस इलाके में घर जो है बना सकती हूँ, बना सकता है। देखिए, कराची की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर एक लो बजट की तरफ आप जाते हैं तो सरजानी टाउन में काफ़ी सोसाइटीज़ यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं और लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करवाई हैं और वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक मसला ये आता है कि फ़ाइल का यहाँ पे थोड़े से फ्रॉड भी हैं यहाँ पे, लोगों को नहीं आइडिया होता है। उसका तरीका ये होता है कि आप किसी भी सोसाइटी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसका NOC, उस पर जो उनके नंबर होते हैं उसको आप वेबसाइट पे चेक करें तो आपको ये पता हो कि ये अथेंटिक है आप जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लो बजट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कराची में अभी भी काफ़ी है। स्कीम 33 में बहुत स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं। अगर आप हाईवे साइड पे चले जाएं तो अगर आप सहराब गोड से लेके और अगर आप बहरिया टाउन कराची तक जाते हैं तो आपको पूरे रास्ते पे छोटी छोटी बहुत सारी सोसाइटीज़ नज़र आएंगी जो अभी भी एक मिडिल क्लास तबका, मैं उसको मिडिल क्लास वाइट कॉलर ही कहूँगी, जिसमें मैं और आप भी आते हैं, कि हम उस जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो और अगर आप बहरिया टाउन कराची की अगर हम बात करते हैं तो बहरिया टाउन कराची में इस वक्त भी आपको 16,75,000 में एक प्लॉट मिल रहा है, कि जो कि मेरे ख्याल में हर आदमी एक नॉर्मल तबका अफोर्ड कर सकता है। अच्छा। अब बात सारी ये है कि आपकी सर्चिंग की, आपकी वर्किंग की, अगर आप किसी चीज़ प्लानिंग की अगर आप फर्स्ट स्टेप है आपका, बिल्कुल है, अगर वही स्ट्रांग है तो आई थिंक शायद फैसल आप आसानी से घर बना सकते हैं। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया जिन सोसाइटीज़ का आपने नाम लिया कि आज से 5-4-6 साल पहले अगर हम वहाँ चले जाते तो 40 लाख में 1000 गज का प्लॉट मिल रहा है, ये वाले मामला चल रहे हैं। लेकिन उस पर लोगों ने जब ले लिया और वो फिर चला, फाइल चली, तो उसके बाद वो सर पकड़ के बैठ गए। एक तो चीज़ ये, दूसरा चीज़ ये कि जिन इलाकों का हमने नाम लिया है ये बताना बड़ा लोगों को ज़रूरी है कि ये है लंबी रेस का घोड़ा। ये ऐसा नहीं है कि आप ले लें आज सरजानी में आज जाके रहना शुरू कर दें। तो वो लोग जो अभी ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तनख्वाहदार तबका है, लाख रुपए तनख्वाह है, 50-60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो किस तरीके से किन जगहों पे जाके ये चीज़ इन्वेस्टमेंट शुरू करें सो दैट आगे 5 साल में वो अपने लिए कोई छत का कर सके मामला। देखिए, इसका आसान तरीका ये होता है कि प्लॉट्स भी आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हमेशा उस तरफ आप करें जब कोई प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है या प्री लॉन्च सोसाइटी है। हम जाते हैं उस वक्त जब पूरी सोसाइटी आपकी डेवलप हो जाती है, या अगर कोई आपका बिल्डर या कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ चला जाता है, तो वो रेट आपके हाथों से निकल जाता है। फिर अगेन मैं वही बात करूँगी कि आपकी वर्किंग, आपकी सर्चिंग क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो लाजमी बात है कि आप उसको मार्केट में देखेंगे जाके कि किस रेट पे क्या चीज़ है। कभी भी वो सोसाइटी या वो प्रोजेक्ट आपको आपके अपने रेट पे नहीं मिलेगा जो डेवलप होने के बाद मार्केट में आ जाता है। आप देखें जो बड़े बिल्डर्स हैं वो हमेशा अपना प्रोजेक्ट जब लॉन्च करते हैं वो कब करते हैं, जब वो तकरीबन उसको ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ ले जा चुके होते हैं, उसके बाद वो उसको मार्केट में लेकर आते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर अगर ये चाहें कि आपको बिल्डिंग बनी बनाई सामने आपको उस रेट पे मिल जाए, इन्वेस्टर रेट पे, तो फिर ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले आपकी एक डिसीजन पावर, आपके अंदर प्रॉपर्टी होल्डिंग पावर, कि आपने उसको लेके होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि हम खरीदने के बाद बोलेंगे जनाब हमें 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद बस अब हमें सेल करना है, ऐसा नहीं होता। तो वही बात है ना ज़हरा, आपकी प्लानिंग जितनी स्ट्रांग होगी आप उतनी जल्दी और उतना अच्छा जो है अपने लिए सोच सकते हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और अहम खबर है आपके साथ शेयर करेंगे। दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे से मुताल्लिक समाअत के दौरान जो है सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान उल हक से भी। जी इरफान, बताइए। दूध की कीमतों में मनमाना किया जा रहा है इजाफा, इससे मुतालिक समाअत हुई और सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची और दीगर से रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। दूध की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात की रिपोर्ट भी तलब की गई है। सिंध फूड अथॉरिटी और कमिश्नर ऑफिस ने तहरीरी जवाब जो है वो जमा करा दिया है। दूध की कीमतों का जल्द तयन कर लिया जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर ने यह कहा। और कमिश्नर कराची और दीगर के खिलाफ तौहीन की दरख्वास्त की समाअत थी, इसमें दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे का मामला। इरफान, बताइए।
देखिए, अदालत ने हुक्म दिया था कि स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत करें कमिश्नर कराची और इस हवाले से कोई हतमी जो कीमत है उसका तयन करें दूध की कीमतों का। अदालत में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक अभी तक इजलास नहीं बुलाया जा सका है। 28 अक्टूबर को इजलास बुलाया जाएगा। ताम ये बताया गया है कि जो 2018 में रेट मुकर्रर किए गए थे वो 94 रुपये फी लीटर थे। अब इसमें कहीं ज्यादा इजाफे का इम्कान है क्योंकि उस वक्त अखराजात कम थे और अब अखराजात बढ़ चुके हैं। बताया गया कि 2018 में भैंस का जो चारा है, एक भैंस की देखभाल और चारे पर 400 रुपए के अखराजात आते थे और अब ये अखराजात बढ़कर 550 पहुंच चुके हैं। सही, ठीक है इरफान, आपका बेहद शुक्रिया। एक और खबर है, इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को शोकस नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का आजम सवाती को 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दिया है। जुल्करनैन इकबाल से बात करते हैं। जी जुल्करनैन। देखिए, आजम सवाती के वकील फैसल चौधरी आज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। उनके मोमिन वकील है, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच को कि मोहलत दी जाए, जब उनके वकील फारिग होकर आएंगे आइना समात पर इस हवाले से मजीद बात होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये मोहलत देने की सजा मुस्तरद करते हुए बाकायदा तौर पर शो कॉज नोटिस जारी कर दी है, जो कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की पहली स्टेज होती है, वो शुरू कर दी है बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और शो कॉज नोटिस देते हुए न सिर्फ तहरीरी जवाब तलब किया आजम सवाती से, बल्कि 26 अक्टूबर को आजम सवाती को ज़ाती हैसियत में भी पेश होने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरजनिश भी की गई माविन वकील के, कहा गया कि आपको ना केस का पता है, ना आपने उनको जारी शुदा नोटिस पढ़ा है, बगैर किसी ब्रीफ के, बगैर किसी तैयारी के आप किस तरह से कमीशन के सामने पेश हो सकते हैं। इस वजह से उनकी जो मोहलत की सजा थी उसको सिरे से मुस्तरद कर दिया गया और शो का नोटिस जारी करते हुए 26 अक्टूबर को आदम सवाती को तलब किया गया कि वो आकर अपने शवाहिद दें और बयानात जो उन्होंने दिए थे जिसमें इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेने का इल्जाम लगाया था कि उसकी वजाहत करें। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब जरा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वैसे क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, लेकिन टेंशन होती है ना मुझे। क्या क्या टेंशन है आपको? ये पाँव टेंशन में क्यों हिला रहे हैं आप? मुझे ये सिर्फ मैं नहीं हिलाता हूँ भाई, ये पूरी दुनिया करती है यार। टेंशन हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और पता नहीं मैं दिन में क्या खाऊंगा, मैं कुछ लाया नहीं, मुझे टेंशन बढ़ रही है। ये टेंशन में आप कर रहे हैं और ये वाकई होता है। अक्सर लोग बैठे बैठे फैसल की तरह अपनी टांग को हिलाते रहते हैं, पाँव को हिलाते रहते हैं। बहुत से बच्चे इस पर तो डांट खाते हैं। इवन बच्चे के मुझे लगता है फैसल की अम्मा भी डांटती होंगी, बेटा क्या कर रहे हो ना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इससे नहुसत फैलती है, कर्ज चढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टांग हिलाने वाले अफराद जो हैं अपने वादों के बारे में हसास होते हैं और वक्त पर पूरा करते हैं। लेकिन जहनी अमराज का इलाज करने वाले साइकोलॉजिस्ट इसे क्या कहते हैं, वो क्या बताते हैं कि भाई लोग टेंशन में पाँव हिलाते हैं या कोई और वजह है, या फिर ये जो है शायद हो सकता है कोई एक्सरसाइज भी हो ना। नहीं इसकी क्या ही एक्सरसाइज होगी। लेकिन एक तो टो टैपिंग डांस होता है, लेकिन ये वाली टो टैपिंग जो है इसमें मुझे कई लोगों ने टोका है वैसे कि ये ना क्या करें, ये एंजाइटी होती है या क्या होता है या क्या मामलात होते हैं, क्यों लोग करते हैं। और वैसे जब ये हो रहा होता है ना, जब इसको करते, जब टो टैप कर रहे होते हैं आप, तो होता ही है कि ऐसा लगता है आपको कि रिलैक्सिंग सा फील होता है, ठीक है। बट लेट्स टॉक टू प्रोफेशनल अबाउट दिस। हमारे साथ मौजूद है हमारे नफ्सियात किरण जावेद, उनसे हम बात करते हैं। किरण अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बैठे बैठे टांग हिलाना ये कोई बीमारी है या कोई ख़ास अलामात है किसी चीज़ की, क्या है ये? बिल्कुल, आपने जो मेंशन किया कि बैठे बैठे जो है वो टांग हिलाना, इसके अलावा जो और भी दीगर चीज़ें हैं कि जिससे इंसान जो है वो अगर हाथ में कोई चीज़ है तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, या फिर जो है कोई एक पर्टिकुलरली बिहेवियर है जिसको बार बार वो रिपीट कर रहा है बॉडी से रिलेटेड, तो ये सारे जो साइकोलॉजिकल देखें तो ये जो साइंस होते हैं वो किसी भी एक बॉडीली या साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस के होते हैं, जैसे नर्वसनेस हो गई या इरिटेबिलिटी हो गई, मे बी उसी करंट सिचुएशन पे
जिस जगह पे वो मौजूद है, he or she is thinking about something जो कि उनको कंफ्यूजन दे रही है, राइट, या फिर उनको जो है वो थोड़ी बहुत परेशानी दे रही है या एंजाइटी दे रही है, ठीक है। तो इस वजह से इंसान का वो है, वो साइकोलॉजिकल जो चीज़ है वो बॉडी में मैनिफेस्ट होती है, यानी जो हमारी साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ दिमाग में चल रही है वो बॉडी से जाहिर होती है, आया होती है, बट ये इंसान को पता नहीं चलता, ये लाशऊरी तौर पे होता है। बहुत दफ़ा जब लोग उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं तो उनको पता चलता है, ओह अच्छा, तो आई हैव टू स्टॉप दिस, समथिंग इज हैपनिंग। बहुत से लोगों का लॉन्ग टर्म ये चल रहा होता है तो वो अवेयर भी हो जाते हैं, खुद से भी हो जाते हैं। इसी तरह लोग जब उनको बहुत ज्यादा टोकते हैं, हमारी सोसाइटी में तो टोका जाता है कि स्टॉप दिस, छोड़ दो, क्या बार बार टाल हिला रही है, क्या बार बार पेन, आप अक्सर देखा होगा पेन वो जो आते हैं तो उस पर टक 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 टक, कभी ओपन कर रहे हैं कभी क्लोज कर रहे हैं, तो वो इरिटेबिलिटी सी एक प्रोड्यूस करती है पूरे इन्वायरमेंट में। तो जो आसपास के लोग हैं फिर उस पर उनको निशानदेही करवाते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। अच्छा किरण, जैसे आपने कहा ना कि ऐसा होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है कि अच्छा आपने पाँव हिलाते रहना है या फिर आपने पेन टिक 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 जारी रखनी है, इसमें भी कि शायद साथ वाला बंदा इरिटेट हो, लेकिन आपका जो बैठने का अंदाज होता है, आपके जो हाथों की मूवमेंट है, आप जिस तरह से बैठे हैं, अपने लेग्स को क्रॉस करके अगर आप बैठे हैं, हर एक चीज़ जो है आपके अंदाज को बयां करती है। तो मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे देखने वाले, स्पेशली जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, आप उन्हें बताएं कि उनके बैठने का अंदाज कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिन्हें बयां कर रहा होता है। देखिए, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इसमें फील्ड में कहा जाता है कि 7 to 8% जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन काउंट होती है, रिमेनिंग 93-92% आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट होती है। हाउ यू टॉक, हाउ यू आर सिटिंग, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपके जो हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक आपके जो डिफरेंट साइंस बॉडी दे रही होती है, ये बहुत कुछ जो है वो जाहिर कर रही होती है। समझने वाले के लिए जो है वो बहुत से साइंस होते हैं, अगर समझा जाए, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट को रुजू किया जाता है, थेरेपिस्ट वगैरह को रुजू किया जाता है, क्योंकि वो माइंड से रिलेटेड जो चीज़ों को थोड़ा सा भांप रहे होते हैं। इसी तरह देखिए, जैसा मैं आपको कुछ अलामात बता देती हूँ, बाकी तो ये है कि इंसान जो है वो जितना केस के जरिए हम देखें तो वो पता चलता है कि वो बीमारी है या क्या है। जैसे आप जस्ट पोस्चर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्चर, हाउ आई एम सिटिंग, जितना आप स्ट्रेट बैठते हैं ओपननेस शो होती है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ अलर्ट यू आर। जितना आप डाउनवर्ड पोज करके बैठते हैं, इस तरह से बैठते हैं, डाउन होके बैठते हैं, ये शो करता है कि राइट नाउ इन द मोमेंट हाउ यू आर फीलिंग, मे बी लिटिल बिट ऑफ लो लेथार्जी, टायर्ड, मतलब इस सबका लेजी, ठीक है, या साइकोलॉजिकली लेस कॉन्फिडेंट। आपको पता है इंटरव्यूज में ये बॉडी पोस्चर्स और ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा काउंट होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, ये भी बहुत बड़ा बॉडी साइन होता है कि हाँ आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बात के दौरान कैसे दे रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत सी चीज़ों की अलामात होती हैं। आंखों का, अगर आप आई कांटेक्ट, अगर मैं इसमें फेस में लूँ, तो इफ़ यू आर गिविंग एन आई कांटेक्ट टू अ पर्सन, दिस शोज योर कॉन्फिडेंस, दिस शोज हाउ यू आर, यू नो, आपकी सेल्फ स्टीम और आपकी जो आप जो क्लियर है माइंड से, वो आप इस चीज़ को शो करती है। बट इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी, लेकिन मैं कभी इधर देख रही हूँ और कभी उधर देख रही हूँ और कभी नीचे देख के बात कर रही हूँ और बहुत कम आई कांटेक्ट दे रही हूँ, ये भी लो कॉन्फिडेंस को शो करता है, या किसी चीज़ की कंफ्यूजन को, या किसी चीज़ की शाइनेस को, रिजर्वेशन को। लाजमी नहीं हर चीज़ कॉन्फिडेंस लो पे जाए, रिजर्वेशन भी शो करता है, आपकी शाइनेस भी शो करता है। इसके अलावा अगर आप किसी, कहते हैं ना, अगर झूठ बोल रहे हैं तो भी इंसान थोड़ा सा इधर उधर, यू नो, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो अपनी बात बयान करें। फैसल, तो कई मतलब होते हैं। अगर बिल्कुल वी कांट स्टिक के नहीं, आंखों में नहीं दिख रहा तो उसका मतलब से लो कॉन्फिडेंसी है, नो वी कांट स्टिक। इसी तरह पूरी बॉडी से रिलेटेड हर साइन के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, रीजंस होते हैं, जो मैंने आपको कहा केस से रिलेटेड हम फिर उसको देखते हैं कि इस केस में अगर उसने ये चीज़ बॉडी लैंग्वेज शो की है तो उसका क्या मतलब था। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, हमने इन इरिटेशनल सिंड्रोम्स की बात की, उसमें से एक और भी है, एंड दैट्स नेल बाइटिंग,
ये किस चीज़ की तरफ शो करता है? इज इट नर्वसनेस? मतलब बड़े बड़े लोग ये करते हैं, बड़ी बड़ी एज तक आके ये कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सो ये क्या चीज़ होती है? मोस्टली एंड मेजॉरिटी जो इसका रीजन है वो है नर्वसनेस, कंफ्यूजन। ठीक है, नर्वसनेस एंड कंफ्यूजन। जब आप कंफ्यूज्ड होते हो या आप नर्वस होते हो, आपको नहीं पता चलता कि आपके जो फिंगर्स हैं वो आपके मुंह पे जा चुकी हैं और कंटिन्यूसली एक जो है वो एक्टिविटी ऑन है। और अगर आपने बात की है कि बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह, तो अक्सर आपने उनकी वीडियो इंटरव्यूज पे भी देखा होगा कि साथ वाले ने जो है वो उसका हाथ उठाया है या फिर थोड़ा सा एग्जैक्टली ये थोड़े बड़े वीडियो क्लिप्स आती हैं, तो ये उनको अनकॉन्शियसली समझ में नहीं आ रहा होता, वो खुद ब खुद, हालांकि ये बचपन से भी आदत होती है, लेकिन उस करंट सिनेरियो में अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है माइंड में, इंसान के खुद ब खुद एक जो पर्टिकुलर बिहेवियर है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अपने इर्द गिर्द नोट की अपने घर में, अपनी फैमिली में, कि आप टेंस हैं या किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो आप बालों को अपने बार बार ऐसे करते रहते हैं, बस बालों के साथ आप खेलते रहते हैं। अच्छा, हमारी नज़र में तो वो खेलना है, लेकिन ये एक सीरियस इशू भी हो सकता है, और आई थिंक शायद यही वक्त होता है कि साथ वाले को उससे पूछना चाहिए कि क्या बात है या क्या चीज़ है जो कि परेशान करिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम टोक देते हैं टांग हिलाने पे कि ये नहूसत है या कुछ भी, कि कर्ज चढ़ जाता है या अम्मा अब्बा कुछ भी कह देते हैं। लेकिन आई थिंक कि इन इश्यूज को साइड पे रख के ना हमें थोड़ा सीरियस होकर इस पे बात करनी चाहिए कि सामने वाले से पूछना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए से पूछें कि क्या टेंशन है कोई, क्योंकि जैसे हम मेजॉरिटी लोगों को देखते हैं टांग पे टांग रख के बैठ के बात करते हैं, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप इस लैंग्वेज को भी एक्सप्लेन करें कि टांग पे टांग रख के अगर आप बैठे हैं, हाथ ऐसे बांध के या कुछ भी, तो ये किस चीज़ की निशानदही करता है? देखिए, टांग पे टांग रखकर बैठना तो जो ये है क्लोजनेस को शो करता है, डिफेंसिवनेस को शो करता है, ठीक है, ओपननेस को शो नहीं करता। जो इंसान टांग पे टांग क्लोज करके बैठता है या इस तरह से हाथ करके और टांग पे टांग रख कर यूँ बैठते हैं, तो ये शो करता है कि आप पर्सन इज नॉट इनवाइटिंग और वेलकमिंग अदर पर्सन, कि वो ज़्यादा ओपन हो या मैं उसके सामने ओपन हूँ। ये डिफेंसिवनेस है, यानी कुछ आएगा तो स्ट्राइक बैक कर सकता है, बहुत आराम से भी हो सकता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये क्लोजनेस को शो करता है। इसके अलावा जो आपने बात की बालों के साथ खेलने की या और कोई मूवमेंट, मैं आपको बताऊं एक चीज़ जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, ये हम सबकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है, कि कोई भी बिहेवियर बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड भी जो मुसलसल देखा जा रहा हो उस पर वाकई नज़रसानी करने की बहुत ज़रूरत है। वरना कभी कभार, वेरी रेयरली तो मे बी कोई भी इस चीज़ से गुजर सकता है कि वो कोई भी बातों में या अपनी सोचों में कोई भी एक एक्ट कर जाए, लेकिन जिसका मुसलसल आ रहा हो कि निशानदेही घर वाले भी कर रहे हैं, अगर वो वर्किंग है तो वर्कर्स भी कर रहे हैं, कोलीग्स कर रहे हैं, क्लासरूम में है तो टीचर्स, क्लासमेट्स सभी नोट कर रहे हैं, ये बचपन से ही आने शुरू हो जाते हैं, या अगर लेटर एज में भी आए, तो आसपास के लोग जब नज़रसानी करवाएं तो काइंडली इस पर गौर करें, घर वाले भी, और इसके लिए हेल्प के लिए जाएं, क्योंकि ये डिसऑर्डर्स भी बन सकते हैं, जिसमें टिक डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है, एक दो और डिसऑर्डर्स हैं वो भी आ जाते हैं, वो जरा टेक्निकल टर्म्स हैं बहुत, ठीक है, तो उसमें भी होता है कि इंसान कंटिन्यूसली, जिसमें से अगर हेयर की अगर आपने बात की तो कंटिन्यूस हेयर पुलिंग आती है, इंसान बिल्कुल उसको एहसास नहीं, तो अपने बाल तोड़ता चला जाता है, टीका सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, ठीक है, तो वो ये वाली चीजें, ये देखें डिसऑर्डर बन जाती है लेटर लाइफ में जाके। तो काइंडली अपने आसपास के लोगों में अगर ऐसा देखते हैं, और मुसलसल रवैया, मैं कहूँगी मुसलसल का वर्ड, कि कभी कभार तो देखे कोई भी किसी चीज से गुजर सकता है, लेकिन जो मुसलसल गुजर रहा है, ठीक है, तो काइंडली उस पे फोकस करने की जरूरत है। किरण, एक और चीज़, ऑब्वियसली हम इतनी अब डेप्थ में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, तो क्या बंदे को अपना पोस्चर रखना चाहिए? शुड ही बी इन अ कमांडिंग पोस्चर, या फिर उसे बैक फुट पे होना चाहिए, या फिर उसे अपने आप को बहुत ज़्यादा काम शो करना चाहिए? किस तरह का रिलैक्स शो करना चाहिए? किस तरह का हमारा पोस्चर होना चाहिए? किस तरह की हमारी हैंड मूवमेंट होनी चाहिए? और किस तरीके के, मतलब बहुत सारे इस तरह भी होते हैं कि आप जाते हैं और अगर आप पहले हाथ बढ़ा दें तो वो मायूस समझा जाता है। हाँ। एक तो चीज़ ये, दूसरा चीज़ ये, अगर आप बहुत ज़्यादा आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं इंटरव्यू लेने वाले से, HR है या बॉस है, तो उसने कहा था कि तो अभी से भाई मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, आगे पता नहीं क्या करेगा। तो ये बताइए कि किस तरह का एक जो इंटरव्यू देने जा रहा है एक बंदा या बंदी, क्या उनका पोस्चर होना चाहिए? ठीक है, देखिए इसमें यह है कि सबसे पहले तो अपने आप को अंदर से काम करने की ज़रूरत है,
काम एंड पीसफुल करने की जरूरत है, बट क्योंकि इंटरव्यू है तो नेचुरल है, दिस वेरी नेचुरल कि थोड़ी बहुत तो नर्वसनेस डिस्टर्बेंस होती है इंसान को, वेरी नेचुरल। तो उसमें यह है कि देखिए कामनेस के लिए डीप ब्रेथ्स ले। सबसे पहले तो मैं कहूँगी सबको डीप ब्रेथ्स लिया करें, 3-4 गहरी सांसें लेके जाएं, जिसका सही तरीका है कि नाक के जरिए सांस ले और मुंह के जरिए उसको खारिज करें। ठीक है, 3-4 ये लिए तो आपकी बॉडी खुद ब खुद नेचुरल तौर पे कामनेस की तरफ आई। उसके बाद व्हेन यू एंटर द रूम, ठीक है, और आप जाएं और हमेशा स्ट्रेट एंड राइट पोस्चर में बस बैठ जाएं रिलैक्स होके। जो आपने कहा कि पहले से हाथ मिलाने की, हमेशा डू व्हाट इज आस्क्ड फॉर इट, डोंट गो 2 steps ahead और 1 step ahead। ठीक है, जो कहा जा रहा है उसी तरीके से आपने अगर सलाम इसी तरह से करके और स्ट्रेट अवे बैठ गए, दैट्स इनफ। सही, ठीक है, इस पे हमें ज्यादा नहीं सोचना कि अगला कहेगा कि नहीं सलाम नहीं किया इसने तो इसका कैसे इसके मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं। नो, दैट्स वेरी नेचुरल एंड ओके कि आपने उसी टाइम पर ग्रीट किया गुड मॉर्निंग या ये जो भी और आप बैठ गए। इसके अलावा ये कि आप बस क्लोज्ड डाउन एंड दिस क्लोज पोस्चर्स, टांगों में टांगे रखना, इसको बिल्कुल आप इन चीज़ों पे अवेयर रहें। ठीक है, कि ये चीज़ें ना हो और एक स्ट्रेट पोस्चर हो और स्ट्रेट जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अटेंशन पोस्चर भी ऐसा ना हो कि वो दिखे कि ओ गॉड बिल्कुल इंसान है कंफ्यूज है, रिलैक्स्ड हो बट शोल्डर्स आपके स्ट्रेट। ठीक है, और इसके अलावा जो है टांगे और आपके जो लेग्स एंड हैंड्स हैं वो नॉर्मल आपके बैलेंस्ड फॉर्म में हो। और जो आंखों में आंखें डालने वाली बात है, एक बिल्कुल ही स्मूथ सा आई कांटेक्ट आपने उनको देना है कि बिल्कुल आगे हो, किस तरह भी आप सुन रहे हैं तो ये भी बहुत ही अजीब सा वो करता है कि वो अगले बंदे को डरा देता है, यू नो, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर अथॉरिटेटिवली आ रहे हैं। नो, आप एक स्मूथ सा आई कांटेक्ट दीजिए और जब वो आपसे बात करें तो जरूरी है कि आप उनको ही देखकर बात करें। एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल को शो करता है। अच्छा, एक लास्ट में चीज जो कि पर्सनल बस एक सवाल की इजाजत है जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ कि अगर किसी को ऐसा हो कि कोई सीरियस बात करो आपको हंसी आ जाए, और तो इसका क्या होता है कि आप सीरियस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता, सामने वाला बंदा सीरियस होता है लेकिन फिर भी चेहरे पे एक स्माइल या आपका स्माइलिंग फेस होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में रुकावट बन जाता है। अच्छा देखिए, डिपेंड करता है कि आप हंस गए, आपका स्माइलिंग फेस एक कॉन्वर्सेशन में मौजूद था कब से, क्योंकि कॉन्वर्सेशन भी ऐसी चल रही थी, आप एक स्माइल के साथ बात कर रहे हैं, दैट्स नेचुरल। लेकिन अगर आपको बात करते करते कहीं हंसी आ गई, टॉपिक वाज नॉट दैट और बीच में आ गई, तो मैनर्स और एटिकेट्स और कम्युनिकेशन के कुछ एथिक्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। आप एक्सक्यूज कर सकते हैं या आप एक्सक्यूज करके उठ सकते हैं या अपनी बात को बता सकते हैं कि सॉरी माइंड में ये चीज़ थी तो ये हो गया। सही है, ठीक है। और अगर आप अननेसेसरी तौर पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने कुछ एक्ट किया और फिर उसके बाद आप उसको डिनाई करी जा रहे हैं, तो ये अनएथिकल बात है। बिल्कुल ठीक है किरण, बेहद शुक्रिया, मौजूद थी और ये बस्टिंग चीज़ है और हमारी ज़िंदगी में फैसल ये बड़ी नॉर्मल है, हम ध्यान नहीं देते, ध्यान ज़रूर दे, फैसल की तरह पाँव माथे लाएं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आइए वापस आइए, और एक बुरी खबर है कराची वालों के लिए। वैसे ही महंगाई के सताए हैं, मुसीबत ज़दा हैं, अब कराची वालों के लिए एक और झटका है। के इलेक्ट्रिक ने एक माह के लिए 3 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। वैसे भी पहले बड़े मामलात हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन अब एक माह के लिए बिजली का बड़ा झटका लगाने की तैयारी की जा रही है कराची वालों को। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी गई है और दरख्वास्त सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई है और नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 3 नवंबर को समाअत करेगा। और अब बात करेंगे बलोचिस्तान में सियासी बहरान की। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। हुकूमत मुखालिफिन ने 5 अरकान के लापता होने का दावा कर दिया है। बाद में एक रुकन असम्बली पहुंच गए। अब्दुल रहमान कहते हैं कि वज़ीर आला को जाना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी 25 अक्टूबर को होगी। नाराज़ अरकान ने पार्लिमानी लीडर की तब्दीली के लिए स्पीकर को दरख्वास्त भी जमा करा दी है। बहुत अहम मामला है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने। लियाकत शाहवानी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। कल जो हमने देखा महाज अराई हो रही थी असम्बली में, एक खुला महाज है वज़ीर आला के लिए। तो अपोजिशन का दावा है कि 5 अरकान असम्बली से लापता हुए। क्या बलूचिस्तान की सियासी कश्ती अब हमें डगमगाती हुई नज़र आ रही है? हो सकता है कुछ लोग इस कश्ती में सवार होना चाहते हो लेकिन वो उतर जाएं, प्लीज़ बताएगा। जी
ये जो 5 अराकीन के लापता होने का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, बड़ा बेहुदा रवैया है, बड़ा अफसोसनाक है। असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर अपोजिशन लीडर और बाद कुछ और अराकीन ये इल्ज़ाम लगाते रहे जो अराकीन के तकद्दुस की पामाली है, इससे उनका इस्तेहकाक मजरू होगा। अराकीन को न ज़बरदस्ती कोई असम्बली ला सकता है और ना ही उन्हें कोई ज़बरदस्ती असम्बली आने से रोक सकता है। बहुत सारे दीगर भी हमारे MPs मिनिस्टर्स कल मौजूद नहीं थे। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब नहीं थे, सरदार यार साहब एब्रोड गए हैं, एक आध और अराकीन नहीं थे, उनका किसी ने नाम नहीं लिया और ये कहें कि लापता इनको कर दिया गया है। अगर किसी को लापता करना होता तो 33 अराकीन जो हमारे मुखालिफिन हमारे अगेंस्ट करारदाद में उन्होंने हिस्सा लिया तो उन्हें भी लापता कर दिया जाता, तो उनको आने क्यों दिया गया? तो बड़ा अफसोसनाक रवैया है, बड़ा काबिल मुज़म्मत है। बाकी जो अराकीन है अपनी मर्जी से नहीं आए। एक तो बाद में आ गया था लाला रशीद, एक खातून जो हमारी MP है, उन्होंने रात को बता दिया था कि वो अलील हैं और ट्रीटमेंट के गर्ज से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बाकी अराकीन उनकी मर्जी, वो नेक्स्ट सेशन में आते हैं नहीं आते हैं, कल आए नहीं आए, ये अब किसी को नहीं पहुंचता कि इस तरह का गैर संजीदा रवैया इख्तियार करके इल्ज़ाम लगाए कि अराकीन को लापता कर दिया गया। बड़ा अफसोसनाक है। और आगे जो आपने सवाल पूछा, सॉरी मैं प्रॉपर नहीं सुन पाया। अच्छा, ये सर ये है चीज़ कि अब तो नंबर गेम पे बात आ गई है, तो जाम कमाल साहब के पास नंबर गेम पूरा है या फिर कोई परेशानी है? जी, नंबर गेम हमारे साथ बिल्कुल पूरा है, हमारे साथ मेजॉरिटी है। और नंबर गेम का जो दावा जिन्होंने किया था कल कि हमारे पास 42 अराकीन हैं, वो 42 से जो है सिर्फ 33 निकल आए। बाकी 9 उनके अराकीन ज़रा उनसे पूछिएगा दावेदारों से कि वो अराकीन कहाँ गायब हो गए। इसीलिए मैं कभी भी नंबर गेम में नहीं पड़ा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर करता हूँ कि अपोजिशन वालों ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है और ये जो उनका करारदाद है ये डिफीट होगा, इसको शिकस्त फाश होगी क्योंकि अक्सरियत हमारे साथ है। 41 अराकीन हैं कोलिशन पार्टनर्स के जो 3 साल से इस गवर्नमेंट में मौजूद हैं, उनकी वाज़ेह अक्सरियत जाम कमाल साहब के साथ है। और इंशाल्लाह जो 5 अराकीन जो ये कह रहे हैं कि नहीं आए, उनको बड़ा दुख है कि वो क्यों नहीं आए। वो आते भी आपके साथ इंशाल्लाह नहीं होते, किसके साथ भी होते थे कि मैं ये बात नहीं करूंगा, ये उनका राइट है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। जिसको वोट देते हैं, जिसकी मुखालफत करते हैं, मुझे कथन कोई हक नहीं, मेरा हक नहीं बनता कि मैं इस पे कमेंट करूं। लेकिन सिंपल आपको यही ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं बल्कि कि 25 अक्टूबर को ये जो रेजोल्यूशन है ये डिफीट हो जाएगी और नेक्स्ट 2 सालों के लिए जाम कमाल साहब एज ए चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह बरकरार रहेंगे। इंशाल्लाह लियाकत साहब, अल्लाह करे ऐसा हो जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएं, क्योंकि हमने हमेशा ऐसे देखे कि ईवान में जब भी खुफिया रायशुमारी होती है तो हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा रहता है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और फैसल, लेट्स सी के 25 को क्या होता है। अभी हमने आपको कहना है खुदा हाफिज़। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सारी खबरें होंगी, बातें होंगी आपके साथ शेयर करने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, डेंगू से बचें, कोविड से बचें। वैक्सीन अगर नहीं लगवाई तो लगवा लें, वैसे तो मुझे पता है आप मेरी बात सुन लेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।